So, Jai Hind everyone. Let's start our current affairs classes. And we have this topic that we will be discussing. First topic जो मणिपुर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, continuously हम लोग देख रहे हैं, कुकीज एंड मिटीज दो हैं. जो एक्स चीफ मिनिस्टर है उनके घर पे ही मिसाइल से अटैक हो गया, तो दैट इज वेरी कॉमन थिंग नाउ. आफ्टर दैट वी विल सी दैट द न्यू ट्रीटमेंट रेजिम फॉर द मल्टी रेजिस्टेंट ड्रग. टीबी का हम देख रहे थे ना कि टीबी का कौन सा हम नया एक दिन और डिस्कस किए थे. टीबी के लिए एक न्यू रेजिमेंट लाए हैं जो नंबर ऑफ जो पीरियड है वो घटा दे रहे हैं, और मेडिसिन के नंबर जो 12-14 मेडिसिन खाने पड़ते थे वो 3-4-5 मेडिसिन से हम कॉम्बाइन करके कर लेते हैं. तो इससे क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे. ये नहीं कि 5 दिन खाया फिर छोड़ दिया. टीबी तभी रिजॉल्व होता है, तभी इसका डिजीज खत्म होता है जब आप कंटिन्यूसली इसका कोर्स चलाते हैं 3 महीने. हाँ, पहले ज़्यादा था, अभी घटा के धीरे धीरे इसको 2-3-6 अभी 6 महीने लाया है. पहले 14 महीने तक इसको लेके जाते थे, तो कंटिन्यूसली हम घटा रहे हैं. तो न्यू जो रेजिमेंट है, रेजिम, उसको पहले हमारा CDSO जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो अप्रूव किया है, फिर उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसको अप्रूव किया है, तो उसके लिए है. और हमारा जो टारगेट है एलिमिनेट करने का टीबी का वो 2025 है, तो उसको डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल सी दैट द जेलेंस्की सीक्स US नॉट फॉर द स्ट्राइक डीपर इनसाइड द रसा. तो अभी यूक्रेन ने अटैक किया ना, कौन सा रीजन था, कुर्स्क वही था ना, तो वहां पे अटैक किया है. तो अब पैसे भी मांग रहे हैं USA के, पैसे दो, अटैक तो किया है और अंदर अटैक कर सकते हैं. तो ये कुछ खास नहीं है, दैट इज जस्ट नॉर्मल. ओके. सेंट्रल टीम टू विजिट द फ्लड हिट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. इस पे एक और बड़ा सा पूरा एनालिसिस है, तो देखेंगे कौन कौन से रिवर्स हैं, उसको आप मैप में थोड़ा सा लोकेट कीजिएगा. दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स. आफ्टर दैट वी विल सी दैट द क्लास 3 के स्टूडेंट को निकाल दिया टीचर ने, क्योंकि वो नॉनवेज लेके स्कूल में चले गए थे, तो फिर आपस में लड़ाई हो गई कि नॉनवेज लेके नहीं आ सकते हैं. तो दैट इज द वही चल रहा है. तो इसका हम यूज कहाँ कर सकते हैं, आर्टिकल 21 का वायलेशन है ना. आप पर्सनल लिबर्टी को नहीं कर्व कर सकते, वो भी खासकर गवर्नमेंट स्कूल में, जब तक क्लियर कट लॉ नहीं हो कि आप क्या खाते हैं और वो स्टूडेंट क्या खाता है. जब तक लॉ नहीं मना करते हैं आप अपना मोरालिटी किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते हैं. तो इसीलिए टीचर को भी सस्पेंड कर दिया गया. आफ्टर दैट वी विल सी दैट द 3 वुमेन अरेस्टेड फॉर द चार्ज ऑन सीरियल किलिंग. तो ये फालतू का वो न्यूज है, जिस इसमें सिर्फ है कि उसमें साइनाइड का यूज हुआ है. तो पोटेशियम साइनाइड, उसका केमिकल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बेसिक साइंस का पार्ट होगा. देन वी विल सी दैट द बंगाल गवर्नर सेंड द अपराजिता बिल टू द प्रेसिडेंट एसेंट. यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट के लिए कब भेजा जाता है, कौन सा आर्टिकल है, गवर्नर का क्या पावर है. होता है ना, स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास किया, वो गवर्नर के पास भेजते हैं. गवर्नर के पास पावर है कि वो तो एसेंट दे दे, विद होल्ड करे या भेज दे प्रेसिडेंट के पास, और एक और है कि वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं. ये सब 4 है. आर्टिकल 200 है, बस इसको याद रखना है. अपराजिता बिल, क्योंकि ये नाम है, ये पूछ सकते हैं UPPCS में कि अपराजिता बिल किस स्टेट से रिलेटेड है. तब तक तो भूल जाएंगे ना 2 महीने बाद, तो ये सब चीजें रिपीटेड रिवीजन से याद रहती हैं. शेयर्ड ओनरशिप ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स विद द वक्फ बोर्ड कॉज द कॉन्फ्लिक्ट. तो यहाँ पे है एक मॉन्यूमेंट है और वहाँ पे वक्फ बोर्ड है. वक्फ बोर्ड वो रिलीजियस पर्पज के लिए यूज करेगा, लेकिन जो मॉन्यूमेंट्स होता है उसमें कोई जा सकता है ना. ताजमहल कोई जाए, क्या फर्क पड़ता है, वो तो मॉन्यूमेंट्स है ना. हिंदू मुस्लिम, मुझे लगता है कि हिंदू ज्यादा जाते हैं और फॉरेनर्स ज्यादा जाते हैं. तो जब मॉन्यूमेंट्स हो जाता है, अगर वक्फ बोर्ड उस पर कंट्रोल करने लगता है तो रिलीजियस नेचर हो जाता है. तो इसी पे लड़ाई चल रही है कि जो चीजें मॉन्यूमेंट्स है वो वक्फ बोर्ड कंट्रोल में ना करें, क्योंकि वक्फ बोर्ड क्या करेगा, उसको मॉडिफाई भी करेगा. अगर मॉन्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में रखा जाए तो उसकी कल्चरल वैल्यू ज्यादा होती है. अगर आप मॉडिफाई करके नए तरीके का बिल्डिंग बनवा दे तो कौन देखने जाएगा. हम इसीलिए देखने जाते हैं ना कि अकबर के टाइम पे कैसे बिल्डिंग बनती थी, क्या उसकी खूबसूरती होती थी. उसके पहले हौस के जमाने का अगर कोई टेम्पल है तो वो कैसा बनता था. मेन कल्चरल वैल्यू यही होती है. तो हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के कारण वहां पे मॉडिफिकेशन लोग कर दे रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर को दे देते हैं. जैसे किसी को शॉप खोलने के लिए दे दिया, शॉप में वो अपना नए तरीके से मॉडिफाई करेगा. होता है ना, आप जाइएगा कि इसी मॉन्यूमेंट में अंदर दुकानें होती हैं, लोग बेचते हैं, तो मॉडिफिकेशन का उसमें हम छूट नहीं देते हैं. लेकिन वक्फ कई बार मॉडिफिकेशन का छूट देता है. वक्फ क्या है, व्हाट इज द वक्फ?
लड़ाई तो नहीं हो रही है। हम्म, जैसे होता है ना कि मुझे, हम्म, पब्लिक पर्पज के लिए, ये वक्फ का मतलब होता है कि चैरिटी पर्पज के लिए दिया गया जमीन, फॉर द रिलीजियस पर्पज। और वो यूज किस लिए होगा? पब्लिक पर्पज। या तो वहाँ पे आप मदरसा खोल के स्कूल चला लें, या तो आप हेल्थ के लिए कुछ खोल दें, या तो आप किराए पे भी दें, तो वो पैसा है तो पब्लिक पर्पज के लिए ही यूज करें। दैट इज द वक्फ। ओके। NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, दैट इज द अथॉरिटी दैट इज प्लानिंग रेगुलेटिंग द टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व हमने अलग से बना के रखे हैं, तो हम देखेंगे उसमें बफर जोन एंड द कोर जोन क्या होता है। जहाँ पे एकदम बीच में, जहाँ पे लॉयन और टाइगर्स रहते हैं, उसको कोर जोन कहते हैं, वहाँ पे अलाउड नहीं होता है। फिर आप बाहर जाइएगा जहाँ पे टाइगर्स का जो इंटेंसिटी है, डेंसिटी है, कम है, उसको बफर जोन कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि बफर जोन में थोड़ी बहुत रेगुलेटेड एक्टिविटी अलाउड है, लेकिन कोर जोन में नहीं अलाउड है। कोर जोन एकदम बीच वाला, हाँ, CORE, कोर। अभी हम इसको पढ़ेंगे, दैट विल बी पार्ट ऑफ द GS पेपर 3 इनवॉल्व, क्या ना। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द PM मीट्स टीचर pitches फॉर द एजुकेशन इन द मदर टंग। तो एजुकेशन इन द मदर टंग हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी अंडर द लैंग्वेज 350A मदर टंग में एजुकेशन देने का इंस्ट्रक्शन है। After that, we will see that the 80% of the IIT BHU faculty members belong to general category. हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि आप क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, 100 में तो 80% जनरल कैटेगरी है, तो आप कहाँ से कह रहे हैं? और जो 20% खाली है, वैकेंट सीट है, उसको वो कह रहे हैं कि उसमें भी SC ST को नहीं भरा है, वो वैकेंट सीटें हैं, और उसमें ये बोल रहे हैं कि वो काबिल ही नहीं है। अभी देखिएगा कि वैकेंसी वहाँ पे नियर अबाउट 300 कुछ है, और सिर्फ 3 SC ST से उन्होंने अभी तक वो किया है। तो दैट इज द केस, इसी को लेकर लड़ाई है कि दोनों बातें आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं क्रीमी लेयर है, एक जगह पे आप कह रहे हैं कि मेरिट नहीं है। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द एनालिसिस ऑन द फिजिकल डेफिसिट एज द नॉर्म फॉर द फिजिकल प्रूडेंस। तो यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और इसको फिजिकल प्रूडेंस क्या होता है इसको हम देखेंगे। फिजिकल का मतलब होता है आप कितना, आपकी आमदनी है और कितना खर्चा करते हैं, यही होता है फिजिकल। और उसके बीच का जो गैप होता है उसी को फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। जैसे होता है ना, आमदनी 98, खर्चा रुपया, तो आप फिजिकल डेफिसिट का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ओके। काउ एज ए कवर फॉर द मर्डर, यहाँ पे अभी देखेंगे कि फरीदाबाद का केस आया है। एक लड़के का मर्डर हो गया, बाद में पता चला कि उसको सस्पेक्ट किया था कि वो काउ लेके जा रहा है बेचने के लिए। हो रहा है ना आजकल की ग्रुप बना ले रहे हैं कि गाय को कहीं पे भी देखेंगे तो गाय की रक्षा करना है, तो ऐसे काफी एक्टिविटीज हो गई है। तो उसको देखेंगे कि इसका क्या कितना मिसयूज हो रहा है। ठीक है। पॉलिटिक्स बिफोर द पीपल। ओके, तो दिस इज रिलेटेड टू, आई थिंक तेलंगाना से रिलेटेड है। So we will be discussing this, and after that we will see that the unending cycle of the flood and the grief again. ये जो तेलंगाना एंड आंध्रा में जो कंटिन्यूसली ये आ रहा है फ्लड, वो आ रहा है। ये पॉलिटिक्स बिफोर पीपल, ये झारखंड से रिलेटेड है। जो वेस्ट बंगाल से बांग्लादेशी आ रहे हैं, और ऐसा जो झारखंड का पॉलिटिक्स थोड़ा सा चेंज हो रहा है। वहाँ पे आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो बांग्लादेशी मुस्लिम आ रहे हैं वो लोकल ट्राइबल से शादी करके और उनका पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे आने वाले टाइम में ट्राइबल्स का पॉपुलेशन कम हो जाएगा और मुस्लिम्स विल बी कैप्चरिंग ऑल द पॉलिटिकल पावर, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। मेन आवर डिस्कशन पॉइंट विल बी द मुंडा रिबेलियन। मुंडा रीजन झारखंड में है, एंड द संथाल रीजन, वी विल बी डिस्कसिंग दैट एरिया। ओके, क्लियर है क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं? लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पहला ऑलरेडी किसके किसके बीच में हो रहा है लड़ाई? कुकीजो एंड द मीतीज, ये याद रहेगा ना? ठीक है, कंटिन्यूअसली ये हो रहा है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे है कि सेंटर अप्रूव न्यू ट्रीटमेंट रेजिम। कुकीज जो हिल पे रहते हैं, जो ट्राइबल है, और जो प्लेन में है, जो इम्फॉल, इम्फॉल कैपिटल है मणिपुर का, वो कैप्चर है मीटीज के द्वारा। मीटीज चाहते हैं कि खुद को भी ST ग्रुप में ला लें। वहाँ का जो हाई कोर्ट था, उन्होंने ऑर्डर पास किया था कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहिए
उनसे अपना प्रपोजल बढ़ाना चाहिए कि जो मीटीज है उनको भी ट्राइबल ग्रुप में, एसटीज में शामिल कर ले। अब कुकीज को लगता है कि वो ट्राइबल है, तो उनके एरिया में लैंड आके ये कुकीज मीटीज नहीं खरीद सकते क्योंकि वो ओबीसी में भी आते हैं, ठीक है। अगर एसटी में आ गए तो वो हमारा सारा जमीन कैप्चर कर लेंगे। तो आपस में ऑलरेडी सस्पिशन है कि ये है ऑलरेडी पावर कैप्चर किए, जो थोड़े बहुत हमारे पास जमीन हिल्स में है वो भी ये कैप्चर कर लेंगे, उसी को लेकर लड़ाई है। ये कह रहे हैं कि हमें एसटी का, हमें कैटेगरी का वो दीजिए, वो कह रहे हैं कि मत दीजिए। इसी बात को लेकर लड़ाई है। कुकी जो कोई एक ट्राइब नहीं है, हिल पे रहने वाले जितने भी ट्राइब्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशन है। कुकी जो में बहुत आते हैं, नागाज या KUKI कुकी जो, लिख दूं क्या है, एक बार लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं। कुकी जो यहाँ पे कहीं होगा अंदर भी, एंड मीटीज MEITEI, ओके, मीटीज MEITEI, मीटीज। मीटीज है जो प्लेन पे है, जो पावर इनके पास ज्यादा है, नंबर्स में भी ज्यादा है। कुकी जो, वो जो हिल्स पे जितने भी ट्राइब है उनका एक पूरा कॉम्बाइंड ग्रुप है। वो विरोध कर रहे हैं नॉट गिव द, ये कुकी ग्रुप, ठीक है। एंड दे आर द मीटी, MEITEI, ओके, क्लियर। Center approves new treatment regime for the multi-drug resistant TB. What is the multi-drug resistant TB? Resistant TB, मल्टी रेजिस्टेंट मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, कई ड्रग का रेजिस्टेंस कर सकता है। क्या होगा, जैसे कि मानिए आपको बुखार होता है तो आप क्या करते हैं, पैरासीटामोल खा लेते हैं, ठीक हो जाता है। तो पैरासीटामोल क्या करता है, बुखार क्यों होता है, वायरस अंदर आपका उसका अटैक हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम को हरा देता है वो वायरस, तभी तो बुखार हो जाता है। आपका टेम्परेचर हाई हो जाता है, आपका पूरा बॉडी पेन होता है, यही होता है उसका। तो वायरस का अटैक ज्यादा हो गया, अब वायरस को हराने के लिए क्या करेंगे, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल से हम वायरस को मार देंगे। अब पैरासीटामोल गया, 100 वायरस हैं, 100 में से 80 को मार दिया, 20 बच गए। तो 20 की क्षमता क्या हो गई कि जीतने टाइप की हो गई पैरासीटामोल से। फिर उन 20 से जो पैदा होंगे वो मजबूत होंगे, फिर आप कितना भी पैरासीटामोल दे दीजिए पूरे के पूरे बच जाएंगे, जब उनकी संख्या जो मजबूत हो गए, हो गया ना। और खासकर ये तब होगा जब आपने, अभी पैरासीटामोल 100 को मार देता लेकिन आपने दवा खाना बंद कर दिया, तो जो बच गए वो सीख लेंगे ना कि पैरासीटामोल भी आपके बॉडी में रहेगा केमिकल, उससे सीखेंगे कि ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे हराया जाएगा। ऐसे ही टीबी में होता था। टीबी के जो ड्रग थे, टीबी का लंबा कोर्स चलता है, पैरासीटामोल तो आप 2 दिन खाते हैं बुखार ठीक हो जाता है, उसके लिए लंबा कोर्स नहीं है। टीबी के लिए जनरली क्या होता है कि महीनों महीनों पहले चलता था, पहले 5 साल का कोर्स होता था, टेक्नोलॉजी और आगे गई तो 12-14 महीने का हो गया, अभी 6 महीने का है। अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम 3 महीने तक इसको खींच के लाएं, ठीक है। तो क्या होता था पहले टीबी में, मेन क्या होता है, आपको खांसी आती है, मेन वही होता है कंटिन्यूअसली। अब आपने दवा खाया, 10-15 दिन बाद खांसी कम हो गई। अब आदमी को खुद सोचता है कि क्यों इतना पैसा खर्च करें। गरीब आदमी, अपने देश में मैक्सिमम गरीबी है, उसके लिए 50 रुपए भी बहुत मायने रखता है। उसको लगता है खांसी तो ठीक हो गया, लग रहा है अपने आप ठीक हो जाएगा। होता है ना, नॉर्मल आपका नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम कई बार सही कर देती है चीजों को। जैसे कई बार आपके घाव हो, आप दवा नहीं लगाते फिर भी सूख के ठीक हो जाता है, दवा लगाएंगे तो भी ठीक हो जाएगा। तो लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ठीक हो गया, अब धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा, तो लोग बंद कर देते थे। तो जो टीबी का बचता था वायरस, बैक्टीरिया, वो क्या होता था, धीरे धीरे मजबूत हो जाता था, और बाद में वो जो टीबी का दवा देने के बाद भी उससे सही नहीं होती थी। तो एक ड्रग का हुआ, फिर आपने दूसरे ड्रग का, उससे पावरफुल ड्रग को आपने खाया, फिर आपने वो भी 2 महीने बाद छोड़ दिया। फिर वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया उससे भी लड़ने वाला मजबूत हो जाता है और वो फैलता है ना सोसाइटी में। जब आप खांसते हैं, जब आप पीते हैं, तो एक से दूसरे में वो फैलता है, और जो मजबूत रहेगा वो ज्यादा सर्वाइव करेगा, तो वो ज्यादा प्रिविलेंट होगा। तो कंडीशन ऐसा हो जाता है कि जितनी भी टीबी की दवाएं होती हैं, बीच बीच में छोड़ने के कारण सारा काम करना बंद कर देता है। उस स्टेज को कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। टीबी का ही फॉर्म है। जब कोई भी आपके ऊपर दवा काम न करे, या मैक्सिमम दवाइयां जो नॉर्मल है वो काम करना बंद कर दे, तो उसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट कहते हैं। रेजिस्टेंट का मतलब होता है प्रतिरोधन, यही होता है ना, प्रतिरोधक। मल्टी ड्रग का मतलब बहुत सारे ड्रग का प्रतिरोधन वो कर दे रहा है, उस तरीके का टीबी है।
ट्यूबरक्लोसिस, दिस इज द डिजीज। क्लियर हो रहा है? अब इसके लिए गवर्नमेंट एक नया दवा अब लेके आई है जिसका 3 का कॉम्बिनेशन है, दैट इज नोन एज द BM है, जो मॉक्सीफ्लोक्सीन का कॉम्बिनेशन है, वो ऑप्शनल है। 3 दवाइयां हैं, ये तीनों दवा का नाम है। बी से क्या है? बेडाक्विलिन, ठीक है, एंड पी से क्या है? प्रेटोमैनिड, ठीक है, एंड एल लाइन, ठीक है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। कभी कभी आप चौथा लाते हैं जो मॉक्सीफ्लोक्सीन है, ठीक है ना। ये दवा लिख लीजिएगा, दिस इज वेरी मच इन द न्यूज, ये पूछ सकते हैं। चारों दवा प्रेटोमैनिड, बेडाक्विलिन एंड लिनोजोलिड combined with the moxifloxacin। आप लिखें तो ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा। अच्छा, जूम जो ड्रग का अप्रूवल देता है, रेगुलेट करता है इंडिया में, द नेम ऑफ दैट, दिस इज द प्रेटोमैनिड। या सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटरी बॉडी है जो पहले इसको रिसर्च करती है, टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद ये अप्रूव करती है, उसके बाद गवर्नमेंट अप्रूव करती है। पहले इन्होंने अप्रूव किया, अभी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको फाइनली अप्रूव किया है। क्लियर? अभी जो एलिमिनेशन का हम लगा रहे हैं टाइमिंग, कब तक हम चाहते हैं एलिमिनेट कर देंगे? अगले साल तक। ये 5 साल तक हम अगले साल करके ले जा रहे हैं। अगले साल फिर हो जाएगा, अगले साल। जो मॉक्सीफ्लोक्सीन है ना, ये ऑप्शनल है। ये 3 एकदम देना पड़ता है। ये है कि इसको कभी कभी देते हैं, किसी स्टेज पे जाने के बाद इसको नहीं देते हैं। इसीलिए हमेशा ये जो है यहाँ पे एक स्लैश लगा होता है, BL के बगल में स्लैश लगा होता है, यहाँ पे नहीं दिया है, वो स्लैश लगा के देते हैं। ठीक है, अभी हमारा क्या है एलिमिनेट करने का? 2025। ग्लोबल लेवल पे हम 2019-20 में ही एलिमिनेशन का टारगेट लेके चल रहे हैं। इंडिया भी 2019-20 ही लेके चल रहा था, हर साल बढ़ जा रहा है क्योंकि हम नहीं कर पा रहे हैं, द वे वी आर डीलिंग, तो वो नहीं हो पा रहा है। बुश, ये बुश न्यूज में है। कौन है ये बुश? काफी न्यूज में है। सेबी की चेयरपर्सन है, हेड है। क्यों न्यूज में है? से या व्हाट, सेबी क्या है? व्हाट इज द सेबी? रेगुलेटरी बॉडी फॉर द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जहां पे आप शेयर मार्केट एंड बॉन्ड्स ये सब आप खरीदते हैं, ठीक है। अब ये है कि आप अगर किसी हेड हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का और वो हेड किसी को रेगुलेट करता है तो उसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था कि आप जज हैं और आपका ही बेटा अगर मुजरिम है तो आप जज नहीं रह सकते, आप बताएंगे कि मेरा है। तो अगर आप सेबी के हेड हैं तो आपको बताना था कि अदानी ग्रुप में आपके पैसे लगे, क्योंकि आप ही रेगुलेट करते हैं ना कि शेयर में कितना मार्केट में जाना है, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, सारा रूल आप ही कर रहे हैं। आप हाँ, जैसे आप क्लास में भी अपने ही बेटे का आप कॉपी खुद चेक नहीं कर सकते हैं, उसमें सेल्फ इंटरेस्ट हो सकता है ना कि आप बताएंगे कि ये तो मेरा बेटा है, किसी और टीचर से कराइए। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, एथिक्स में आप पढ़िएगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जहाँ पे आपकी अथॉरिटी के द्वारा आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं चीजों को और उसी में आप पैसा लगा रहे हैं। जैसे आप एक डीएम बन गए, ठीक है, और डीएम बन गए, कहीं प्रोजेक्ट नया बनने वाला है किसी दूर खेत वाले एरिया में, खेत के वहां पे खेत का जो प्राइस है, जो लैंड का प्राइस है, वो है 2000 रुपए कट्ठा या स्क्वायर, और जो भी आप करते हैं कि ठीक है। अब आपको पता चल गया प्रोजेक्ट आप ही लोग डिसाइड कर रहे हैं। अब आपको पता चल गया प्रोजेक्ट बनने के पहले आपने जाके वहां पे 3-4 बीघा वो एकड़ खरीद लिया,
फिर हो गया ना, आपने अपनी इंफॉर्मेशन का मिसयूज किया, यहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए, आपने रिश्तेदारों से करवा लिया अपना शेयर देके, तो दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आपकी अथॉरिटी के द्वारा आप उसका प्रॉफिट नहीं ले सकते। जैसे मोदी जी ये नहीं कि कहीं पे प्लांट लगवा दें फिर अपनी फैमिली को पहले से बता दें, फैमिली के लिए आप करवा दें, पूरा का पूरा उस एरिया में जितने भी है शॉपिंग मॉल खुलवा दें और बाद में वहाँ प्रोजेक्ट लगवा दें। तो आपने पावर का मिसयूज अपने इंटरेस्ट के लिए किया ना, आपको पावर दिया गया पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, नॉट फॉर द योर यूज। ओके, तो सेबी के बारे में पता चल गया ना, सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी, और रेगुलेटरी बॉडी क्वासी जुडिशियल बॉडी होते हैं। क्वासी जुडिशियल का मतलब सजा भी देते हैं, जैसे पेनाल्टी लगा देते हैं, कोई अगर फॉर्म सही से काम नहीं करता है, वही होता है ना, 100% कोर्ट नहीं होंगे कि लॉयर आके लड़ रहा है, लेकिन पेनाल्टी ये लगा देते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। तो क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है सेबी, QUASI, क्वासी जुडिशियल, ASI क्वासाई भी बोलते हैं। क्वासाई का मतलब होता है आधा, और मतलब कंप्लीट नहीं, उसके जैसा। क्वासाई जुडिशियल मतलब जैसे जुडिशरी होती है उसी के जैसे ये बॉडी है, जुडिशरी बॉडी। ये 100% जुडिशरी का पावर नहीं होता है, लेकिन सिविल जो कोर्ट का पावर होता है वो उनके पास होता है। क्लियर हो रहा है? मधाबी पूरी ये बॉडी जो है ना, सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर पता चला कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना शेयर मार्केट को खुद बढ़ा रहा है, शेयर मार्केट को आपको नेचुरल वे में मार्केट, तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि आप किस तरीके से, उन पे पेनाल्टी लगा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सजा दे रहा है ना। लेकिन एकदम जुडिशरी के जैसे नहीं है कि लॉयर लड़ रहा है पूरा, आपके पास पूरा है, लेकिन उनका नेचर थोड़ा थोड़ा जुडिशरी के जैसे, इसीलिए क्वासाई कहते हैं। क्वासाई का मतलब करीब, नहीं होता फुल नहीं है, ये करीब है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? क्वासाई जुडिशियल बॉडी का मतलब क्या होता है। तो ये मधाबी पूरी बुश, जॉर्ज बुश का नाम सुना है? जॉर्ज बुश अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। जेलेंस्की 6 US नॉट टू द स्ट्राइक डीपर इनसाइड रसा। तो ये तो कॉमन न्यूज चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही है 2 साल से, कुछ खास नहीं है। पहले से यही पता था कि पहले अटैक करेंगे फिर जाके पैसा मांगेंगे, क्योंकि इनको पता है कि ट्रम्प इज नॉट सपोर्टिंग यूक्रेन। वो साफ साफ बोल रहे हैं कि मैं तो आते ही रसा से दोस्ती करके एक भी पैसे नहीं दूंगा। तो एक तो इनका है कि ट्रम्प के आने के पहले, ट्रम्प के आने की बहुत चांसेज है कि, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि देयर शुड बी द एनी, उनको लगता है कि रसा से ज़्यादा बेनिफिट है। तो दैट्स वाई अभी जेलेंस्की का मेन है कि जितना फंडिंग मिल सके फंडिंग ले ले, और अभी जितना अपना एफर्ट मार रहे हो मार ले, लेकिन बाद में कोई चांस नहीं है। दैट इज द मेन थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द सेंट्रल टीम टू विजिट द फ्लड हिट तेलंगाना। यहाँ पे है कि जब भी कहीं पे क्राइसिस होता है तो हमारे पास क्या, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, ये होता है ना, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड होता है, और एक स्टेट का डिजास्टर रिस्पांस फंड होता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। यहाँ एक जैसे होता है ना, आपका तिजोरी हुआ, वहां पे पैसे रखे रहेंगे, और दैट इज ओनली फॉर द, जब डिजास्टर हिट करेगा तो पैसे निकाल सकते हैं। सेंटर और स्टेट दोनों शेयर करते थे। स्टेट मांगता है नेशनल डिजास्टर फंड से पैसे सेंटर से, क्योंकि सेंटर के पास ज्यादा पैसे हैं, स्टेट के पास कम है, क्योंकि उनकी आमदनी कम है एज कम्पेयर टू द सेंटर। पहले रूल ये था कि जो अगर स्टेट अपना 50% फंड यूज कर लिया, जैसे उसके तिजोरी में 1 लाख रुपए है और 50,000 उन्होंने यूज कर लिया, तो उसके बाद रूल था वो जाएंगे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से मांगने। तो ऐसा होता था कि अब आपके पास, आप भी कमा रहे हैं, पापा भी कमा रहे हैं, आपको पापा से भी छूट है कि पैसा मांग सकते हैं, तो आप सोचेंगे ना थोड़ा मैं अपने पैसे बचा लेता हूँ, पापा से काम चलाता हूँ, मैं अपना इकट्ठा करके रखता हूँ, ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये था कि ये जाते थे, जो 50% होता था अपना यूज करना बंद कर देते थे, जाके सेंटर से मांगते थे। सेंटर ने रूल चेंज कर दिया, आपका कि 100% जब आपके पास पैसा नहीं तब आके नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से पैसे मांगेंगे। तो इसको लेके काफी बहसबाजी चल रही है कि इससे तो स्टेट को कुछ तो कुशन चाहिए कि आप सारा पैसा दे देंगे, कोई इमरजेंसी दूसरा अगर डिजास्टर आ गया तो, और सेंटर से स्टेट में आते आते टाइम लग जाता है, आप फंडिंग सैंक्शन करेंगे फिर पास होगा तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसको लेके काफी डिबेट है कि सेंटर अपना पावर सेंट्रलाइज कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, कि सेंटर स्टेट के पावर को नहीं अपना घटाते जा रहा है। जैसे होता है ना कि आप दूसरे के अंडर का जो पावर है उसको आप कम कर दें, जैसे होता है ना, जैसे सिंपल से आप देखें कि कोई डॉक्टर है और प्रधान है, प्रधान का काम अलग है, डॉक्टर का काम अलग है। अब प्रधान जा जाके बोलने लगे कि नहीं मैं भी थोड़ा सा अपना सर्जरी करके सीख ही लेता हूँ,
वो जाके सर्जरी करे तो कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहा है ना, उसको अच्छा नहीं लगेगा ना, व्हाई यू आर इंटरिंग इन माय एरिया। तो यहाँ पे यही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू टेक सिंपल कि एक वीमेन थी, वो 3 लोगों को मार चुकी थी। ऐसा था कि वो पैसे किसी से बारो करती थी और पैसे न देना पड़े बुला के वो साइनाइड खिला के मार देती थी। बस यही कहानी। इसमें बस आप जानिएगा साइनाइड जो होता है काफी ज्यादा फटल होता है, पॉइजनस होता है। 1 ग्राम कितना होगा? 1 ग्राम इतना होगा ना, एकदम चिटकी भर। 1 ग्राम का 1/10 भी अगर आप खा लेते हैं तो यू विल बी डाई। पोटेशियम साइनाइड इतना ज्यादा खतरनाक होता है। ओके। और एक चीज और बता दो, मुझे भी नहीं पता था, अभी हाल ही में पता चला कि जब आप एप्पल खाते हैं, एप्पल का सीड्स अगर खाएंगे उससे भी थोड़ा साइनाइड निकलता है। तो उतना ज्यादा अमाउंट में नहीं निकलता है कि दैट इज हार्मफुल, बट उससे भी वो साइनाइड निकलता है। इसीलिए कहा जाता है कि एप्पल का बीज कभी भूल के भी नहीं खाना चाहिए। ठीक, ओके। बट इट इज नॉट, मतलब उतना नहीं होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा उससे निकलता है। ओके। Next news that we are going to cover कि probe order after the class 3 student of the UP private school suspended over the non-vegetarian food। तो होता है ना, अभी नॉर्मल हम लोग का है कि स्कूल में मीट उट नहीं लाना है, अंडा नहीं लाना है, हम लोगों ने भी फेस किया। लेकिन ये है कि मोरालिटी आप इम्पोज कर रहे हैं। मीट खाना अगर अलाउड है पब्लिकली तो दैट इज नॉट, कोई ऐसा है नहीं कि आपने पढ़ने जा रहे हैं ना, जब पेट भरा रहेगा तभी आप पढ़ पाएंगे। उनका अपना मोरालिटी है, लेकिन हम लोग मोरालिटी अपना इंपोज करने लगते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन यही है कि ये अलाउड नहीं है। जहां पे पब्लिक स्कूल में यू कैन नॉट बैन एनी पर्सन फॉर द ईटिंग अनटिल एंड अनलेस लॉ बैन करता है। लॉ बैन नहीं करेगा तो आप नहीं कह सकते कि आप अंडा नहीं लाएंगे तो आप चिकन नहीं लाएंगे। अगर लॉ अलाउ करता है तो दे आर फ्री, वो कंटेस्ट कर सकते हैं, खासकर अगर ये प्राइवेट ये पब्लिक फंडेड स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल। हम्म 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 हम्म। अच्छा, कैसे? अच्छा, सबने बता दिया होगा। हम्म। और क्या? तो यू शुड हैव, आपको यू यू तो आप ही जैसे आप लड़ी नहीं है जाके यहाँ पे, द मदर ऑफ द बॉयज सी फॉट विद द प्रिंसिपल, और वो मामला इतना हो गया कि जो टीचर है उसको सस्पेंड कर दिया गया। एज पर हमें नॉर्मल लगता है कि हम लोगों को भी लगता था कि हम लोग पाप कर रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट, कोई भी जाके ऐसा करता नहीं। यहाँ तक कि टीचर कैन नॉट हिट, मार नहीं सकते हैं बच्चों को, यहाँ तक रूल है। और हम लोग के वहाँ पिटाई होती थी तो घर वाले खुश होते थे। लेकिन एज पर द रूल कि यू कैन नॉट, मतलब कोई भी पनिशमेंट जो कॉर्पोरल है आप नहीं कर सकते। जैसे कि हाथ खड़ा करवा के नहीं बाहर करा देते हैं। नहीं, डांट तो सकते हैं। हाँ। अच्छा। हाँ, डांट, हाँ, मतलब आप बहुत ज्यादा उसका ऐसा मत डांटें कि डिग्निटी के खिलाफ चला जाए। हाँ। यस। नेक्स्ट न्यूज, जुडिशियल अपॉइंटमेंट नॉट द चार्टर ऑफ द सिंगल जज मस्ट बी कोलेबोरेटिव। ठीक है, यहाँ पे हमें ये देखना है व्हाट इज द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है? जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस है दैट कम्स फ्रॉम द आर्टिकल 124। तो एक बार 124 थोड़ा सा ओपन कीजिए आप लोग। 124 में लिखा है, ये आर्टिकल 124, और यहाँ पे देयर शुड बी द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेसिडेंट हिज हैंड एंड द सील, मतलब खुद सील लगाएंगे। ऐसा होता है ना, प्रेसिडेंट अपने ऑफिसर से बोल देते हैं, लेकिन जब भी जुडिशियल किसी जज का अपॉइंटमेंट होगा तो वो अपना खुद का साइन होगा, ये नहीं कि किसी से भी मुहर लगवा के भिजवा दिए। एंड विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन स्टेट एज प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। यह है कि अपॉइंटमेंट करने का क्या तरीका है कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा, यहाँ पे है ना कि जजेज ऑफ द कंसल्टेशन विद, कंसल्टेशन है विद द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज द प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी, यही है ना।
क्लियर कट यहाँ पे नहीं है कि प्रेसिडेंट अपने मन से करेगा, पूछने को बस लिखा है कि आफ्टर कंसल्टेशन। और इसी बात पे काफी लड़ाई होती है कि सुप्रीम कोर्ट जो प्रेसिडेंट करेगा वो कंसल्टेशन का मतलब ये है कि उन्होंने बता दिया, वो मानना है एकदम आवश्यक है कि अपने मन से हटा भी सकते हैं। ठीक है, इस पे 3 बार केस जा चुका है। एक केस जो सबसे पहले गया था 1981 में, एसपी गुप्ता केस है, 3 जजेस केस कहते हैं। ओके, तो ये जो अपॉइंटमेंट है कॉलेजियम सिस्टम का टोटल जो प्रोसेस है वो 3 जजेस केस के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, पहला जजेस केस था 1981 में, एसपी गुप्ता केस था। वहां पे लड़ाई ये हो गई कि मतलब सिर्फ अपना जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूछने गए कि ये बता दीजिए ये कंसल्टेशन जो है वो एकदम आपका बाइंडिंग है कि जस्ट इट इज द सजेस्टिव रिकमेंडेशन है, मैं नॉन बाइंडिंग है। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ नॉन बाइंडिंग है, मतलब आपका मन करे मानिए, नहीं मन करे नहीं मानिए, क्योंकि उस समय पार्लियामेंट बहुत मजबूत था, वहां पे नहीं कुछ बोल सकते थे। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत होशियार है, जब पार्लियामेंट बहुत मजबूत होता है तो अपने आप को वो लोग थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लेते हैं। ओके, 1993 में दूसरा केस गया। ओके, यहाँ पे सेंटर परेशान थी, जजेस ये अब सुप्रीम कोर्ट जब मजबूत हुआ तो अपना अधिकार लाने की कोशिश किया। फिर वहां पे एडवोकेट ऑन द रिकॉर्ड केस आया 1993, सेकेंड जज केस, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो हम रिकमेंड कर रहे हैं वो कंसल्टेशन बाइंडिंग है, मानना पड़ेगा, जो हम बोल देंगे आपको उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। हाँ, 1993, 1989 में राजीव गांधी का डेथ हो गया, उसके बाद कंटिन्यूअसली हम कोलिशन गवर्नमेंट में गए, बीपी सिंह उसके बाद नरसिम्हा राव आ गए, तो वीक गवर्नमेंट थी ना कंटिन्यूअसली। 2014 तक तो कोलिशन गवर्नमेंट थी, कई पार्टियां मिलकर करती थी, तो उतना वो लोग स्ट्रांग नहीं थे। तो यहाँ पे 1993 का जो सेकेंड जज केस है वो बाइंडिंग हो गया। ठीक है, अब 1998 में परेशान पार्लियामेंट कह रही ये बोल रहे हमें करना पड़ रहा है, अब उनको भी चाहिए ना प्रेसिडेंट को अपना पावर दिखाना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो वहां पे 1998 में उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, कोई केस नहीं गया, मतलब एक आर्टिकल 143 पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट से जाके समझ सकता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा लॉ है, इसी से चलता है। अब लॉ बुक है, कई चीजें आप पढ़ेंगे अलग मतलब होगा, मैं पढ़ूंगा अलग मतलब होगा, होता है ना कि आप अलग अलग मतलब निकालते हैं। तो कोई एक तो हो जो अच्छे से समझ के बताए, कभी कभी लोगों को समझ ही में नहीं आता है कि क्या लिखा है, तो सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो पढ़ के समझाना, उसकी फाइनल अथॉरिटी मानी जाती है। यही फाइनल अथॉरिटी के कारण कई बार सुप्रीमेसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी कहा जाता है कि इंडिया में सुप्रीमेसी किसका है, जुडिशरी का है, क्योंकि वही तो कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे हाईएस्ट पद पे है, लेकिन जो पढ़ेगा वही तो सुप्रीमेसी होगा, तो इसीलिए उसको सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी कहते हैं। समझ में आ रहा है? सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी कभी आएगा तो यू कैन एक्सप्लेन ना, कि क्योंकि फाइनल इंटरप्रेटर कौन है, पढ़ के कौन समझाएगा, सुप्रीम कोर्ट समझाएगा। सुप्रीम कोर्ट से फिर से बाय द आर्टिकल 143, एक बार 143 भी दिखा देता हूँ। 143 में ये है कि इट गिव्स द पावर टू द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जाके ये प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से पूछेगा कि चीजें आप समझा दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो उनको देता है वो बाइंडिंग नहीं होता, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगेन 124 पे आते हैं। 124 क्या बता रहा है? प्रोसेस ऑफ द अपॉइंटमेंट, यही है ना 124, प्रोसेस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। किसके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, कंसल्टेशन का होता है। अब कंसल्टेशन को लेके हमेशा लड़ाई होती है, उसको लेके 3 जजेज केस है। फर्स्ट जजेज केस 1981 में था, एसपी गुप्ता केस। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बाइंडिंग नहीं है, दिस इज जस्ट द सजेस्टिव एंड द नॉन बाइंडिंग। 1993 में कहा कि बाइंडिंग है, और कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट जब प्रेसिडेंट का कंसल्टेशन होगा सुप्रीम कोर्ट से, तो वो केवल चीफ जस्टिस से नहीं होगा, उसमें चीफ जस्टिस होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जजेज होंगे, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये बोला, तो इससे यहीं से 1993 से कोलिजियम सिस्टम आया। क्लियर हो रहा है? कोलिजियम सिस्टम क्या है? कोलिजियम सिस्टम कम्स इनटू द बाय द सेकंड जज केस 1993। ठीक है, अब पार्लियामेंट परेशान होगी ना कि पावर तो छीन लिया इन्होंने, पावर तो इनके पास था, पावर उनके पास चला गया, किसी के पास पावर जाएगा वो भी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मैक्सिमम जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में केस किसके खिलाफ है? स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है। अब अपने अनुसार नहीं अपॉइंट करेंगे तो उनके खिलाफ जाने लगता है कई बार। तो 1998 में फिर इन्होंने आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन करवाया, उनसे पूछवाया कि ये जो
कंसल्टेशन है, इसका फिर से मतलब समझा दीजिए, अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम, ये जो कंसल्टेशन है, दैट इज द बाइंडिंग। ठीक है, लेकिन अपनी एक बात थोड़ा सा और उन्होंने कह के कहा कि कॉलेजियम में जो पहले एक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट थे, उसमें एक चीफ जस्टिस और 4 सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जजेज होंगे। क्लियर हो रहा है? बाइंडिंग दोनों में है, अभी भी बाइंडिंग ही है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो है वही 1998 वाले केस को हम लेके कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। ठीक है, 1998 में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बाइंडिंग है, लेकिन इन्होंने कहा कॉलेजियम में एक चीफ जस्टिस के साथ साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रहेंगे। अभी कॉलेजियम सिस्टम का मतलब यही हुआ, 1 चीफ जस्टिस एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और उनके रिकमेंडेशन पे इनको करना होता है, दैट इज द बाइंडिंग। ठीक है, अब परेशान तो होगा ना पार्लियामेंट। अब 2014 में पावरफुल मोदी जी आ गए, अब तो पावर हो गया, अब तो अपना पावर दिखाना है। तो इन लोगों ने एक नया एक्ट लेकर आया, बिल, उसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट, एनजेएसी इसको कहते हैं। ठीक है, एनजेएसी में इन्होंने कहा कि ये पावर ही हटा दिया। इन्होंने कहा कि जो अपॉइंटमेंट का पूरा प्रोसेस से एक्ट बना दिया, और वहां पे ये बताया कि 6 लोगों का मेंबरशिप रहेगा। एक चीफ जस्टिस होंगे, एक लॉ मिनिस्ट्री होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेज होंगे और 2 एमिनेंट पर्सनालिटी होंगे। एक दिन और मैं ये डिस्कस किया था, 6 लोगों का हो गया। अब ये एक्ट बन गया, अब सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया कि अरे इन्होंने एक्ट बना दिया, ये तो एक्ट खराब है, पूरा पावर लेके जाएगा जुडिशरी का, जुडिशरी अब पार्लियामेंट स्ट्रांग हो जाएगी ना। फिर इस केस में जब एनजेएसी का केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि ये जो आपने एक्ट बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, और जो भी चीज अगर कॉन्स्टिट्यूशनल के वायलेशन में डिक्लेयर होती है तो वो लागू होना बंद हो जाती है, वो नहीं इंप्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ कि इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये एक्ट है ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खत्म कर देगा, क्योंकि लॉ मिनिस्टर है, एग्जीक्यूटिव घुस जाएगा, पॉलिटिकल नेचर हो जाएगा। लॉ मिनिस्टर तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से होगा ना, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का ही इंटरेस्ट लेके आएगा। तो मेन सुप्रीम कोर्ट का जो इस पे अपना लॉजिक था कि क्यों हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल पावर है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, उसको ये वायलेट करेगी। इसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट और बायसनेस आने लगेगा, क्योंकि जो एमिनेंट पर्सन थे दैट वाज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर किसको करेगा? पॉलिटिकल अपने ही आदमी को करेगा। तो इसीलिए इसको काफी डिबेट है, क्योंकि यहाँ पे डिबेट इसलिए है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसका बहुत मिसयूज होता है। अब जजेस को रिकमेंड करना है, वो अपने ही रिश्तेदार को भेजते हैं। अभी उस पर बहुत सा है, लॉ कमीशन ने भी कहा कि ये बहुत बायस है, कोई ना कोई अलग से अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए। कोई भी खुद का अपॉइंटमेंट नहीं करता है एक्सेप्ट जुडिशरी, क्योंकि आप देखिए ये पॉलिटिशियन है, उनको तो हम ही सेलेक्ट करके भेजते हैं। आईएएस जो है उनका वो होता है, एग्जामिनेशन होता है, डॉक्टर्स इंजीनियर्स कोई नहीं है। सिर्फ एक ही एरिया है, पुलिस भी कहीं ना कहीं एग्जाम दे के आते हैं, जुडिशरी में ही है कि खुद से अपॉइंट करके चले जाते हैं। और वो अब खुद का अपॉइंटमेंट होगा तो क्या ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। वो एक चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस बैठ के डिसाइड करते हैं, कभी किसी जज के बेटे को तो कभी किसी को। इसी को एक मार्कंडे कार्ड जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उन्होंने कहा था कि अंकल सिंड्रोम है। जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसको अंकल सिंड्रोम, मतलब कि अंकल के जो बेटा है, भतीजा वाज को, उसको ये प्रमोट करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? 3 जजेस के पहला आप लिख लीजिए एक बार। First was the SP Gupta case 1981. SP Gupta केस में क्या बोला कि दिस इज नॉट बाइंडिंग, द कंसल्टेशन इज नॉट बाइंडिंग। कंसल्टेशन यहाँ पे है ना, दैट इज नॉट बाइंडिंग। ये है ना, कंसल्टेशन अंडर आर्टिकल 124 इज नॉट बाइंडिंग। आर्टिकल 124 ही हम पढ़ रहे हैं। अपॉइंटमेंट प्रोसीजर किसमें? आर्टिकल 125 और 24। पहला लिख लीजिए कि अपॉइंटमेंट प्रोसीजर बाय द आर्टिकल 124, सुप्रीम कोर्ट के जज एंड द हाई कोर्ट के जज। पहला केस था फर्स्ट जज केस, दैट इज नोन एज द एसपी गुप्ता केस 1981। वहां पे कंसल्टेशन का मतलब बोला कि नॉन बाइंडिंग है। सेकेंड जज केस 1993,
इसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस भी कहते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस। इसमें बोला कि देयर शुड बी द कोलिजियम सिस्टम एंड द कंसल्टेशन मीन्स बाइंडिंग, इट इज बाइंडिंग इन नेचर। कोलिजियम सिस्टम, COLLEGIUM, कोलिजियम, यू के बाद एम है, कोलिजियम सिस्टम। और यहां पे बोला कि कोलिजियम कौन कौन इंक्लूड करेगा, 1 चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कोलिजियम सिस्टम एंड द कंसल्टेशन मीन्स बाइंडिंग, यहाँ पे कंसल्टेशन मीन्स बाइंडिंग है कि जो वो रिकमेंड करेंगे दैट वो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट। कोलिजियम सिस्टम में लिख लीजिए चीफ जस्टिस प्लस द 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कोलिजियम सिस्टम इंक्लूड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अभी तो 1993 में 2 को बोला, 1998 वाला जो थर्ड जज केस है उसमें बढ़ा के 4 कर देंगे, ठीक है। लिखिए थर्ड जज केस, थर्ड जज केस, थर्ड जज केस को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी कहते हैं। उसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जहां पे भी रहेगा उसको आरई से स्टार्ट करते हैं और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। और कब था, 1998 में था, 1998। इसमें क्या बोला, बाइंडिंग नेचर तो रहेगा, कंसल्टेशन मीन्स बाइंडिंग सेम। यहाँ पे कोलिजियम में क्या इंक्लूड कर दिया, हियर द कोलिजियम मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर, पता चल गया कि जज कैसे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में कैसे अपॉइंटमेंट होता है, बाय द प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में क्या हमने देखा है कि कोलिजियम सिस्टम है। क्लियर है, बाइंडिंग नहीं है तो प्रेसिडेंट का मन करेगा अपॉइंट करेंगे, नहीं मन करेगा बाइंडिंग बोल दिया। अब हाँ, कोलिजियम सिस्टम 3 लोग मिलके करेंगे, कोलिजियम सिस्टम है लेकिन वहां पे चीफ जस्टिस प्लस द 4 सीनियर मोस्ट जजेस। अब बाइंडिंग अभी भी है, अभी भी लड़ाई इसी बात को लेकर चल रहा है कि बाइंडिंग नहीं होना चाहिए, हमारा से होना चाहिए। क्लियर हो रहा है कि क्या है, क्यों विरोध चलता है, क्योंकि नॉन ट्रांसपेरेंसी है ना, सिर्फ जुडिशरी ऐसा है कि खुद को खुद अपॉइंट करते हैं, अदरवाइज कोई दूसरा अपॉइंट करता है। कहीं पे भी खुद का अपॉइंटमेंट, सेल्फ अपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। और जुडिशरी का ये हालत है कि इंडिया का सबसे ज्यादा पुलिस के बाद करप्ट जो सिस्टम अभी पाया गया है सर्वे में, वो इंडिया में जुडिशरी है आफ्टर द पुलिस। ठीक है, बहुत से केस हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब जुडिशरी पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट न्यूज, मैं कह रहा हूँ करप्शन, करप्शन का मतलब नहीं होता कि पैसे लेके इन्वेस्टिगेट करना, हर चीज में पैसे मांगना। तो करप्शन तो अपॉइंटमेंट नहीं, अब दूसरे तरीके से भी तो होने पे हो सकता है। करप्शन तो एक नेचर होता है ना। जुडिशरी में मतलब माना जाता है कि जुडिशरी का लोग बहुत इज्जत करते हैं ना, फिर भी उसका दूसरे नंबर पे होना काफी एक तरीके से बैड इंडिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड लीडर्स शेड्यूल्ड टू मीट द यूएस ऑन द September 21। September 21, सिर्फ यहाँ पे ये जाने कि व्हाट इज द क्वाड। क्वाड क्या है, क्वाड इज द ग्रुपिंग ऑफ द 4 कंट्रीज जिसमें इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अभी जो यूएन की मीटिंग होनी है वो यूएस में होनी है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया, जो हमको याद ही रहेगा क्वाड।
हम लोग क्वाड को बैलेंस करना चाहते हैं चाइनीज जो राइज हो रही है उसके लिए, ठीक है। क्वाड का मेन है, अब जैसे हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो अपने ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, लेकिन चाइना को जो आप देखिए चाइना के चारों तरफ से घेर रहे हैं ना, उधर जापान हो गया, इधर इंडिया हो गया, नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया और उस तरफ यूएस हो गया, पैसिफिक के उस तरफ यूएस है, डायरेक्ट आमने सामने है। अगर आप समंदर की तरफ से, ओशियन की तरफ से देखें तो कहीं ना कहीं हम चारों तरफ से उनको ये कर रहे हैं कोशिश की कभी कभी लड़ाई हो, ऐसे हम कहते नहीं है खुल्लम खुल्ला, लेकिन हमारा इंटरनली ये है कि चाइना को कभी हमें फेस करना है तो एक ग्रुपिंग होना चाहिए जो उनसे पैसिफिक में लड़ सके, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, बंगाल गवर्नर सेंड अ पदार्थ बिल टू प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट एसेंट, अगर क्या प्रोसेस है बिल को एक्ट में बनने का, पहले आप पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में बिल आता है, डिस्कशन होता है, वहां से पास होता है, अगर एक हाउस है तो एक हाउस में, दो हाउस है तो दोनों हाउस में, जैसे कि पार्लियामेंट में क्या है लोकसभा राज्यसभा। अब पास होने के बाद जाएगा, अगर यूनियन लेवल पे रहेगा तो प्रेसिडेंट उस पे एसेंट देते हैं और स्टेट रहेगा तो गवर्नर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमेशा 3 ऑप्शन होगा प्रेसिडेंट के पास, लेकिन गवर्नर के पास 4 ऑप्शन होगा। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, या तो एक्सेप्ट करेगा, या तो रिजेक्ट करेगा, या तो वापस भेज देगा, यही 3 करेगा ना। लेकिन गवर्नर के पास चौथा ऑप्शन ये है कि ये प्रेसिडेंट के पास भी आगे भेज सकता है, अपना एक्सेप्ट, अपना रिजेक्ट, अपना रिकंसिडरेशन। चौथा ये है कि वो रोक के रखेगा कि प्रेसिडेंट के पास भी हम भेज सके ऐसा बिल, जैसे जो सेंट, ऐसा अगर गवर्नर को लगता है कि ये एक्ट ऐसा बिल बनने जा रहा है जो कि सेंटर के पावर को इंक्रोच कर रहा है। हमने डिवाइड किया है ना सेंटर और स्टेट के पावर को बाय व्हाट, शेड्यूल 7 3 सब्जेक्ट है। अब कभी कभी कॉन्करेंट लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में अगर गवर्नर को लगे कि ऐसे कुछ प्रोविजन है जो सेंटर के पास है और ये लोग बिल बना रहे हैं, तो ऐसे में वो रोक के प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। आर्टिकल कौन सा है इसके लिए, आर्टिकल 200 जो है एसेंट से रिलेटेड है। 200 एक बार आप लोग ओपन करके देख लीजिए प्लीज, ओपन 200। एसेंट टू द बिल। हाँ, वीटो में ये है कि वो ये दोनों के लिए होता है, मेन पावर यही होगा। अब इसी में वो क्या करेंगे कि उनके पास बिल आया और इस एक्ट में देखिए आर्टिकल 200 है, कहीं पे भी टाइम नहीं लिखा है कि कब ये अपना बिल का एसेंट देंगे, इसमें सिर्फ लिखा है कि क्या क्या ऑप्शन है। इस आर्टिकल में क्या लिखा है, आइदर ही कैन गिव द एसेंट, विद होल्ड द एसेंट और द रिजर्व द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन, यहाँ पे है। अब रिकंसिडरेशन का इतने में कहीं पे भी टाइम लिखा है कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में। कई बार होता है कि बिल आया, प्रेसिडेंट या गवर्नर उसको होल्ड कर लेते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है, ना रिजेक्ट करेंगे ना एसेंट देंगे। तो ऐसे क्या होगा कि वो टाइम पास होते जाता है और जब लेजिस्लेचर डिजॉल्व हो जाएगा तो बिल भी फेल हो जाता है, डिजॉल्व हो जाएगा तो उसका वो वेट करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जरूरी होती हैं, लेकिन उससे स्टेट का पावर बढ़ेगा और सेंटर का पावर कम होगा और वो लीगली है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ऐसे में रिजेक्ट कर नहीं सकते। लेकिन आपस में पावर टसल भी होता है ना, 2 पावर है, सेंटर में यूनियन में कोई और पार्टी है, स्टेट में कोई और पार्टी है, तो वो चाहेगा ना कि स्टेट का पावर ज्यादा नहीं बढ़े, तो ऐसे में आपस में झगड़े के चक्कर में वो लोग बिल को होल्ड करते हैं। कई बार प्रेसिडेंट भी ऐसा करता है, प्रेसिडेंट को ऐसा लगने लगे कि ये लोगों के खिलाफ है तो वो उसको रख लेते हैं कि मैं ना ही कंट्रोवर्सी में आऊंगा, रिजेक्ट कर दिया तो कहीं पॉलिटिकल पार्टी उसका मुद्दा ना बना ले, तो इसीलिए वो चुपचाप लेके बैठ जाते हैं। इसको भी लेके डिस्कशन चल रहा है, केरला का, तमिलनाडु के कितने अभी जो बिल हैं 2-2 साल तक इन्होंने लेके बैठ गए, तो अभी सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इस पे कुछ गाइडलाइन दे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी केरला के जो गवर्नर है उनको इस पे फटकार भी लगाया है कि 2-2 साल तक थोड़ी आप इतने जरूरी बिल है आप लेके बैठ सकते हैं। तो दैट इज द मेन थिंग। ये कहीं ना कहीं इसका एक ड्रॉबैक भी है कि आपने टाइम नहीं दिया। ड्रॉबैक है ना कि आपने कहीं ना कहीं स्टेट या सेंटर का जो पार्लियामेंट है उसका हाथ पैर बांट दिया। अगर गवर्नर चाहे तो उसका मिसयूज कर सकते हैं ना, जैसे अभी हम देख रहे हैं केरला के केस में, तमिलनाडु के केस में, हो सकता है ये वेस्ट बंगाल का केस गया, अब ये सेंटर इस पे दे ही नहीं, बहुत दिनों तक इस पे नहीं डिसीजन ले, तो ये भी एक केस बन सकता है। क्लियर हो रहा है
कि क्या पावर है गवर्नर का बिल पेशेंट देने का, आर्टिकल 200 ये लिख लीजिए। और अपराजिता जो एक्ट है दैट इज एसोसिएटेड विद द वेस्ट बंगाल, ये दो चीजें पूछी जा सकती हैं। और अपराजिता जो एक्ट है दैट इज रिलेटेड टू द वुमेन एंड चाइल्ड का क्रिमिनल लॉ से अमेंडमेंट है, ठीक है। इसका यहाँ पे अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। अमेंडमेंट का मतलब होता है चीजें बदलनी। चीजें कैसे बदल सकती हैं, या तो आप कुछ में ऐड कर दें, या तो हटा दें, या तो अदल बदल कर दें। तीन तरीका हो सकता है अमेंडमेंट का। या तो इसमें कोई वर्ड मैं जोड़ दूं, एक अमेंडमेंट ये होगा, या तो अमेंडमेंट का मतलब समझ में आ रहा है ना, तीन तरीके से होगा कि आप इसमें ऐड कर दें या रिमूव कर दें या वर्ड को इधर उधर कर दें। तीनों तरीके से अमेंडमेंट हो सकता है। तो कभी फंसाना चाहे तो ये पूछ देंगे कि सिर्फ ऐड करने को अमेंड करते हैं कि रिमूव करने को करते हैं कि आपस में पैरा भी चेंज कर दें तो वो अमेंडमेंट माना जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द शेयर्ड ओनरशिप ऑफ द प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स विद द वक्फ बोर्ड कॉज कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। वक्फ बोर्ड, वक्फ क्या है, जमीन है दैट इज गिवन इनटू द रिलीजियस एज द, होता है ना चैरिटी में हमने लैंड दे दिया, वो लैंड इतना ज्यादा हो जाता है, होता है ना कि मेरा बेटा मेरा सेवा ही नहीं कर रहा है, मेरा जमीन है खुन्नस खा के दे दिया कि इससे अच्छा कि भगवान मेरा भला करेंगे, वहां पे होता है ना ऐसा लोगों का व्यू। तो इतना ज्यादा इसको कंटिन्यूअसली ये कई सदियों से चला आ रहा है, ये काफी ज्यादा है। अभी रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जो जमीन है वक्फ बोर्ड के पास है। आप देखते हैं रेलवे के पास कितना जमीन है, उसके बाद इनके पास है 8 लाख स्क्वायर कुछ फीट ऐसे है इनके पास जमीन। तो अब ये है कि कुछ जो पहले रिलीजियस नेचर था, कुछ मुस्लिम प्लेसेस थे, उसको दे दिया, अब वो वक्त में है और मॉन्यूमेंट्स में भी आ गया, तो कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है ना। मॉन्यूमेंट्स क्या है, मॉन्यूमेंट्स का कल्चरल वैल्यू होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप प्रिजर्व करते हैं कि फ्यूचर में अगर आपको देखना है कि इस जमाने में कैसी चीजें थी तो आप उसके थ्रू देखते हैं। जैसे आप शाहजहां के टाइम पे किस तरीके का कंस्ट्रक्शन था तो आप ताजमहल चले जाते हैं। आपको वही गुप्ता पीरियड में देखना होगा तो आप टेम्पल्स में चले जाएंगे, उनके जो देवघर में है, जहाँ पे झांसी में है, जहाँ पे भी उनका है वहाँ पे भी चले जाएंगे। या आपका हर्ष के टाइम में है तो आप उनके मंदिरों में चले जाएंगे। जैन्स के जाना है तो आप दिलवाड़ा में जो उनका जैन टेम्पल है वहां चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। और प्रिजर्व करने का जिम्मेदारी किसके पास है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, यही प्रिजर्वेशन का काम करती है, ये गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि अब वक्फ बोर्ड कई बार रिलीजियस है, सेपरेट है, गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो अपना रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, एक आप समझिए ग्रुप से ही रिलेटेड है, ठीक है, ऐसा ही है। अब वहां पे है कि ये लोग दूसरे तरीके से सेम चीज को अगर दो लोग मैनेजमेंट करने लगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना। कोई कहेगा चेयर इस तरीके से रहे, दूसरा आएगा तो कहेगा नहीं एक तरफ होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट का आपस में मतभेद, लड़ाई आपस में, हाँ मतभेद हो गया, कॉन्फ्लिक्ट, झड़प, जो भी कह ले, ठीक है। संघर्ष तो स्ट्रगल हो गया ना, युद्ध हो गया, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मॉन्यूमेंट्स के जैसे ये करती है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिस एक्ट के थ्रू काम करती है उसका नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियो, ठीक है, संघर्ष ही मान लेते हैं। हाँ वो सिमिलर वर्ड है, मतभेद संघर्ष जब बड़े लेवल पे हो जाए तो हाँ मेन है मतभेद ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा युद्ध थोड़ी कर रहे हैं दोनों लोग जाके। यहाँ पे जो एक्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास दैट इज द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड द आर्कियोलॉजिकल साइट एंड द रिमेन एक्ट ऑफ, ठीक है। अब ये एक्ट इनको पावर देता है, एंड वक्फ एक्ट जो 1995 का है वो वक्फ बोर्ड को पावर देता है, दोनों को पावर देता है टू मैनेज एंड द एडमिनिस्टर द प्लेस। और उसके चक्कर में काफी इनके पास कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, ओके। जैसे इन्होंने कहा कि अताला द अहमदनगर में, इन दोनों में चीजें काफी कुछ चेंज कर दिए हैं वक्फ बोर्ड के कारण। वक्फ बोर्ड ने प्राइवेट शॉप्स ओनर को दिया और उन्होंने चीजों को कहीं ना कहीं जाके बदल दिया है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी भी है जो आगरा के पास है, फतेहपुर सीकरी, वहां पे भी चेंज हुआ है ये सब चीजें। तो उसी को है कि जो पावर होना चाहिए, अभी वक्फ बोर्ड को अमेंड कर रहा है, वक्फ एक्ट जो 1995 चेंज कर रहे हैं ना, अभी हम लोग एक दिन पढ़े थे
कि वहाँ पे हम उसमें वीमेंस को, नॉन मुस्लिम्स को भी ला रहे हैं। उसी में एक चीज और है, इसमें वक्फ जो एक्ट 1995 है, वक्फ बाय द यूजर, जो यूज कर रहा है उसके द्वारा हम एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर में कई लोगों को पावर दे देते हैं। अब इसको हटा के डायरेक्ट ये पावर को हटा रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, पावर जो है कई लोगों के हाथ में जो जाती है वो अब लिमिटेड हो जाएगी। उसका भी विरोध हो रहा है इस सब चीजों को लेके, ठीक है ना। ये दो एक्ट आपको समझ में आना चाहिए। जो आर्कियोलॉजिकल ये सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके पास कौन सा, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड द आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड द रिमेन्स एक्ट, ठीक है। इसके थ्रू आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो मैनेजमेंट करता है कि जो कल्चरल वैल्यू है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए। वक्फ बोर्ड वही करता है, लेकिन वक्फ बोर्ड का है कि इसका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर को भी देके और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा चेंजिंग करने के लिए अलाउ कर देते हैं। उसके चक्कर में जो हमारा कल्चरल नेचर ऑफ द साइट होता है वो कभी कभी चेंज होने लगता है। और जो ये मॉन्यूमेंट एक्ट है ये इसको मना करता है। वो कहता है कि कोई भी कल्चरल साइट है वो ऐसा ही होना चाहिए जैसा है। ये लिख लीजिएगा, अटाला मस्जिद कहाँ पे है, जौनपुर में है। इसमें टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। मक्का मस्जिद इनटू द अहमदनगर, अहमदनगर का है, महाराष्ट्र में है। जौनपुर पीछे हमारे डिस्ट्रिक्ट है, 100-150 किलोमीटर आगे हमारे जौनपुर है। ये दोनों जो है वो दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूडेड है। ये दोनों साइट है। अताला मास्क, अताला मास्क को कब बनाया गया था, सादकी डायनेस्टी ने बनाया था, 14th सेंचुरी। इब्राहिम शाह सरकी नाम था जो राजा ने बनवाया था। द फाउंडर नेम इज द इब्राहिम शाह सरकी। मेडिएवल हिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा, एक बार लिख लीजिए। अताला मस्जिद कौन बनवाया है, इब्राहिम शाह सारकी, और ये डायनेस्टी का नाम था सारकी डायनेस्टी। जैसे मुगल डायनेस्टी है, सल्तनत डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, ऐसे ही सारकी डायनेस्टी। कब हाँ, सेम उसी मॉडल में इन्होंने बनाया भी है। दैट इज द मिक्सचर ऑफ द इंडियन, जो हमारा स्टाइल है, पर्सियन स्टाइल है, 3-4 स्टाइल को ये मिक्स करके बनाते हैं। ओके, जैसे होता है ना कि हमारा कहीं कलश उनको अच्छा लगा तो कहीं कलश लगा लिया तो वो हिंदू स्टाइल हो जाएगा। उनके आर्क जो इस्लाम्स का होता है वो अच्छा लगा तो उन्होंने वो कर लगा दिया, तो वो मिक्सर करके लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो ये पौंड बनाते हैं, पौंड क्या कहते हैं, बाग, चार बाग का कॉन्सेप्ट किस में था, मुगल्स में ज्यादा था। इस्लामिक हाँ, हुमायूं जितने भी मुगल्स थे वो अपना चार बाग का कॉन्सेप्ट लाए थे, तो ये स्टाइल इन्होंने मिला लिया। तो दैट इज द मिक्सचर ऑफ द मेनी, जैसे है यहाँ पे दिया पर्सियन, तुर्किश एंड द इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल। हाँ, शालीमार बाग बनवाया था ना। या आप सबने प्रमोट किया है। उसके बाद अटाला हो गया, एंड अदर वन इज द मक्का मस्जिद ऑफ द अहमदनगर। इसको किसने बनवाया है, अहमदनगर के निजाम ने। निजाम शाही डायनेस्टी के अंडर में ये बना है। एंड ओके, ये भी इंडो इस्लामिक है, मतलब हिंदूज कल्चर भी एसोसिएटेड है, एंड इसमें जो है पर्सियन एंड द तुर्किश भी इंक्लूडेड है। तुर्किश एंड पर्सियन उतना नहीं पूछेंगे आपको, इंडो इस्लामिक होना चाहिए। और अहमदनगर का जो डायनेस्टी है, निजामी शाही डायनेस्टी ने बनवाया, और ये 16th सेंचुरी में बना है। ठीक है, मेन में निजाम शाही डायनेस्टी 16th सेंचुरी, ठीक है। इंडो इस्लामिक इसमें इन्होंने यूज किया। लिख लिया, इतना समझ में आ गया ना। दो एक्ट लिखे हैं, दो एक्ट, जो ये है एंशिएंट एंड मॉन्यूमेंट एक्ट वाला है, और ये वक्फ एक्ट 1995। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू कवर इज द NTCA ऑन द रीलोकेशन फ्रॉम द टाइगर जोन डॉइर। अब ये है कि इंडिया में जो टाइगर जोन है, टोटल नंबर ऑफ द टाइगर रिजर्व इस समय कितने हैं, आई थिंक टोटल नंबर ऑफ द टाइगर रिजर्व 53 है ना, 53 यहाँ है, 53 टाइगर रिजर्व है।
उसके अंडर में जो ट्राइबल पीपल है, टाइगर रिजर्व के अंदर फॉरेस्ट एरिया है। अब तो वहां पे आपने बाद में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना स्टार्ट किया ना, उसके पहले तो लोग रहते थे ट्राइबल पीपल, अब उन ऑलरेडी हैं। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है कि जो हम ट्राइबल पीपल का प्रिजर्वेशन करें कि टाइगर्स का करें। उनका भी तो, जो ट्राइबल पीपल है उनका भी तो राइट टू है ना कि लाइवलीहुड, जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे राइट टू रिजाइड है। अब इसके चक्कर में क्या होता है कि ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग होने लगते हैं। जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है वो विरोध करती है, जो ट्राइबल एक्टिविस्ट है वो विरोध करेंगे, लेकिन जो टाइगर वाले वो हैं इंथ्यूजियास्ट, जिनको टाइगर से ज्यादा प्रेम है, वो कहेंगे कि हटाओ इन ट्राइब्स को, ताकि टाइगर की जनसंख्या बढ़ाई जा सके, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग है। लेकिन जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो कहते हैं कि जो कि अरे वो अगर अंदर है तो वो प्रिजर्व भी करेंगे, क्योंकि ज्यादा टूरिस्ट आएंगे तो उनका जो लाइवलीहुड बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे काफी चीजें, टाइगर का जो कोर जोन होता है, कोर जोन जहाँ ऑफ डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी मतलब सबसे ज्यादा टाइगर्स का जनसंख्या है, दैट इज द कोर जोन। फिर उसके बाद बफर जोन होता है, पेरिफेरल गोल ही उसके बाद का होता है, दैट इज द बफर जोन। यहाँ पे होगा बफर जोन, बफर जोन यहाँ पे है। नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व कितने हैं? टोटल 53 है इंडिया में। ओके, अभी हम क्या चला रहे हैं? टाइगर की जनसंख्या बढ़ाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट चला रहे हैं, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। पहली बार हमें टाइगर इन्वायरमेंट का सबसे ज्यादा चिंता कब स्टार्ट हुई था? इंदिरा गांधी गई, उस समय वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस चल रहा था स्टॉक, उनको लोगों ने बताया कि इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना काफी इंपॉर्टेंट है, और वो आई, उनका एकदम बुद्धि ज्ञान खुल गया, उन्हें लगा सच में बचाना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आया था। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद उन्होंने कहा कि सारे जो है उनको, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है कि आप एनिमल्स का पोचिंग करते हैं, मारते हैं या उनको कैप्चर करते हैं तो सजा, उसमें डिफरेंट कैटेगरी के रूप में सजा है। फिर धीरे धीरे एक साल बाद उनको लगा कि नहीं नहीं, टाइगर तो विलुप्त हो जाएंगे, तो इनके लिए स्पेशल हमें प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए। उसके बाद आप देखिएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट आया, बहुत से प्रोजेक्ट आए हैं, हम लोग इन्वायरमेंट में इसको पढ़ेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर का टाइम कितना है? सबसे पहले आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद इन्होंने ये लेके आया। हाँ, इंदिरा गांधी ही थी उस समय, 1972 में कोई और तो रूल कर नहीं रहा था, इट वॉज द इंदिरा गांधी। ओके, टोटल नंबर ऑफ टाइगर ये कितने हैं रिजर्व? 53, लिख लीजिएगा, पीसेस में ये सब पूछेगा। ओके, तो वाइल्ड लाइफ नहीं, टोटल टाइगर तो 3000 से ज्यादा है। टाइगर रिजर्व जो फॉरेस्ट एरिया है दैट इज द 53। अब धीरे धीरे हमें 2005 तक ये आया कि कोई अथॉरिटी बनाना चाहिए। टाइगर जो प्रोजेक्ट है या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे काम नहीं चल रहा है, तो 2005-6 में हमने टाइगर, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बना दिया। एक बॉडी है, कुछ लोग उसमें खास खास जो है वो जैसे कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के मेन जो वार्डन होंगे और भी जितने भी एक्सपर्ट हैं, उनको, उनके ग्रुप को बना के नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बना दिया गया। और इसका जो मेन हेड होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द फॉरेस्ट। ठीक है, तो वो इसके हेड होते हैं एपेक्स बॉडी का। क्लियर हो रही है ये सब चीजें? अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है कि आप रीलोकेट कर रहे हैं, लेकिन रीलोकेट करने के साथ साथ ट्राइबल के हम राइट्स के लिए भी बहुत एक्ट बना के रखे हैं। जो सबसे पहला एक्ट हम हमारे दिमाग में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ही ट्राइबल जो पीपल है उनको खासकर हमें सुरक्षा की बात किया गया है कि ट्राइबल जब लोग सुरक्षित होंगे तो उनका एनिमल से काफी अच्छा रिलेशन होता है। वो एनिमल्स को इसलिए नहीं मारते कि बेचने के लिए, जब उनका पेट भर जाता है तो वो एक्स्ट्रा नहीं मारते हैं। और ट्राइबल जितने हैं अगर वो मारते हैं तो उतने ही साल में उससे ज्यादा वो प्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन बाहरी जब जाते हैं तो वो मतलब अनलिमिटेड पोचिंग करते हैं, वो कॉमर्शियल स्टेज पे करते हैं ना। उनको 10 मिला तो 10 से ज्यादा वो 20 करेंगे, क्योंकि 20 का स्किन बिकेगा ना। अब तो ट्रक का ट्रक लाद के लेके जाएंगे, आपको 10 दिन का छूट दे दीजिए, पूरे के पूरे फॉरेस्ट के वाइल्ड लाइफ गायब हो जाएंगे, जो हमारे मेन लैंड वाले लोगों को दे दिया जाए, जो लोग डेवलप्ड है। क्लियर हो रहा है ना? तो इसीलिए कहा गया कि ट्राइबल जो पीपल है वो तो ज्यादा है, उतनी की तो बहुत ज्यादा लालच है नहीं, उनको सिर्फ है कि एक बकरी मारा, उससे 5 दिन खाया आराम से, ठीक है, उसके बाद उन्होंने फ्रूट खाया, तो उनका ज्यादा लाइफ सिंपल है। एक बकरी है तो बकरी के बच्चे भी तो होंगे, वो तो ग्रो करते रहते हैं, तो दैट इज द उनका अलाइंड है। फिर हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट भी 2006 में लाया था, जहां पे हम
माने थे कि ट्राइबल एरिया में जो ट्राइबल है उनका लैंड राइट्स भी होना चाहिए। उस जिस एरिया में पहले लैंड राइट नहीं होता था उनमें थोड़ी होता था, वो लोग कम्युनिटी में खेती करते थे, आपस में बांट के खा लेते थे। लेकिन अब कोई भी आता है पेपर मांगता है ना, तो हमने पेपर भी बनाने का इनसे कहा कि जिस एरिया में रहते हैं 3 हेक्टेयर तक का जमीन उनको हम नाम से करवा देंगे। फिर एक और एक्ट लेके आते हैं, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड द ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन। यहाँ पे लैंड एक्विजिशन में क्या है, फेयर कंपनसेशन। मानिए अगर कोई ट्राइबल एरिया है और वहां से हम सड़क बना रहे हैं या कोई रिजर्वायर बना रहे हैं और ट्राइबल लोगों का जमीन वहां पे डूब गया, तो उस जो एरिया है उसके बदले हम उनको कुछ कंपनसेट देंगे ना, पैसे या उनके बदले जो लैंड है, घर है। तो उसके लिए ये एक्ट लेके आए थे 2013 में, जब यूपीए गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट जा रही थी, तो लास्ट टाइम में इन्होंने ये लेके आए थे। ये दोनों एक्ट यूपीए गवर्नमेंट में ही आया है। फॉरेस्ट एक्ट 2006 में आया है, एंड जो ये लैंड ट्रांसपेरेंसी एंड रिहैबिलिटेशन, ये वाला एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, वो 2013 में आया है। क्लियर? 1989 में एक और एक्ट आया था, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटीज एक्ट। इसमें यह है कि अगर शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ कोई भी अगर वायलेंस करता है या कोई भी क्राइम करता है, तो एक सेपरेट एक्ट के द्वारा हम उसको डील करते हैं। समझ में आ रही है ये चीजें? कहीं मैं बोल रहा हूँ और ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना, ये नॉर्मल चीजें मैं समझा रहा हूँ। 4 एक्ट है जो शेड्यूल कास्ट के प्रोटेक्शन के लिए। यूपीएससी ने 2016-17 में पूछा है कि एससी एसटी के प्रोटेक्शन के लिए 2 एक्ट लिख दीजिए। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन आए तो आप इन सब का यूज कर सकते हैं। ये चारों एक्ट है किसके प्रोटेक्शन के लिए? एससी एसटी के लिए, खासकर एसटीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो रीलोकेशन की बात कर रहे हैं और इनका जो राइट है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, आप उनके जमीन से हटा रहे हैं, यहाँ पे आप जमीन पे उनके राइट की बात कर रहे हैं, तो इसको लेके काफी बहसबाजी है। क्लियर? ये चारों एक्ट एक बार नोट कर लीजिए। तो ये चारों एक्ट कभी भी एसटीज के खिलाफ अगर आपको लिखना है कि प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से एक्ट है, ये चारों एक्ट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। पहला एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसको थोड़ा सा जूम कर लूं। Wildlife Protection Act, the first act. Second is the Forest Right Act 2006. Third is the right to fair compensation and transparency in the land acquisition. Rehabilitation and Resettlement Act. इसको LARR Act भी कहते हैं। Wildlife Protection Act 1972, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट LARR, एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन एक्ट 1989। आई होप नोट डाउन कर लिया है। लैंड एक्विजिशन एंड सेटलमेंट, ये थर्ड पे है एक्ट LARR, इसका शॉर्ट फॉर्म है। लास्ट वाला है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। एट्रोसिटीज का मतलब होता है, क्या होता है? बहुत ज्यादा आप किसी पे क्या करने लगते हैं? वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब एट्रोसिटीज के होते हैं। शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, 1989, 2013, 2013, 1989, 1989। एक बार डिफरेंस ये है, जैसे ये मानिए आपका जंगल है पूरा, ठीक है। एक होता है कि मेन जंगल का पार्ट होता है बीच में,
शेर मैक्सिमम, टाइगर वहीं रहेंगे। यहाँ पे टोटल एक्टिविटी प्रोहिबिटेड होता है, कोई नहीं जाएगा, टूरिस्ट भी यहाँ नहीं जाने दिया जाता है। जैसे आप लोग सफारी में जाते होंगे तो आप गाड़ी से यहीं से घूम के चारों तरफ से आ जाएंगे, इसमें एंट्री नहीं है। लेकिन ट्राइबल है वो तो पहले से ही आ रहे हैं ना, आपने जो ये प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 से स्टार्ट किया है ना, वो तो हजारों सालों से रह के आ रहे हैं। अब जो है, अब बाद में ये कहते हैं कि इनको हटाइए। अब कोर जोन में आप कोई भी एक्टिविटी नहीं रहेगा। अगर ट्राइबल पीपल है तो खेती वोती करेंगे थोड़े बहुत, अब तो खेती सीख ही लिया है फल फ्रूट से, तो वो कहते हैं इंटरफेयर करते हैं, तो यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो इनको कोशिश किया जाता है जो ये बफर जोन है बाहर वाला, जहाँ पे कम डेंसिटी है, यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्टिविटीज अलाउड है कि आप थोड़ा बहुत खेती कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप माइनिंग कर सकते हैं, इस टाइप का हल्का फुल्का एक्टिविटीज अलाउड है। ठीक है। कोड जोन में नहीं लेके जाते हैं, वो प्रोहिबिटेड है, किसी भी एक्टिविटीज के लिए प्रोहिबिटेड है। ओके। पीएम कह रहे हैं कि नेक्स्ट न्यूज, ये आई होप क्लियर हो गया कि क्या यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज, एजुकेशन इन द मदर टंग। तो एजुकेशन इन द मदर टंग ऑलरेडी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में 350 में ये दिया हुआ है, तो आर्टिकल 350 का आप मेंशन कर लीजिएगा, ऑलरेडी दैट प्रोवाइड फॉर द एजुकेशन इन द मदर टंग। एक बार खोल लीजिए आप 350A। 350A में 350A यहाँ पे ये है कि जो है प्राइमरी एजुकेशन दैट शुड बी द इन द मदर टंग, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए। होता है ना कि अगर मैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हूँ इस एरिया में, अगर मेरा जैसे किसी एरिया में मेरा मदर टंग गुजराती है, तो वहाँ पे गुजराती में ही मुझे पढ़ाया जाएगा। दैट इज द मेन थिंग। आर्टिकल 350A प्रोवाइड करता है। ये कल्चरल राइट्स है एक तरीके का। कल्चरल राइट्स माइनॉरिटी का और कौन कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 29 एंड 30 भी कल्चरल राइट्स है। लेकिन जो एजुकेशन इनटू द मदर टंग एकदम साफ साफ लिखा है, दैट इज इनटू द 350A। कल्चरल राइट्स का मतलब जैसे कि हर माइनॉरिटी को उनको फ्रीडम है कि उनका कल्चर को प्रिजर्व करके रखें, जैसे लैंग्वेज, रिलीजन, और वो कोई भी अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन करके वो पढ़ा सकते हैं एज पर देयर रिलीजन एंड देयर कल्चर। दैट इज द कल्चर राइट। आर्टिकल 29 एंड 30 में ये मेंशन है। ये जैसे अब एक बार दिखा भी देता हूँ, आर्टिकल 29 एंड 30। दिस इज 29, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी and the right of minority to establish their administer education institution, वो अपने अनुसार वो बना के पढ़ा सकते हैं। That's the all. Next news is the ऑलरेडी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 80% IIT भुवनेश्वर के जो फैकल्टीज हैं, दे आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, दे आर फ्रॉम द अपर कास्ट। दिस इज द मेन थिंग, और यही पे चल रहा है। ये तो अभी जल्दी ये डेटा मिलता भी नहीं है, ये 2019 से राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू एप्लीकेशन डाल रहे थे, तब जाके अब बताया है। अब नहीं बताते ना, जैसे होता है ना कि अंबेडकर ने अपने एक फेमस भाषण में ये भी दिया था, लॉ आप कैसा भी लिख दें, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करता है अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो लॉ कितना भी अच्छा होता है वो लॉ इफेक्टिव नहीं होता है। इम्प्लीमेंटेशन पे होता है ना, जो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं दे शुड बी गुड। अगर लॉ कितना भी बैड किताब में लिखा है, इम्प्लीमेंटेशन वाला अच्छा आदमी हो तो वो अपने आप चीजें अच्छी होने लगती हैं। तो यही है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है दैट इज नॉट गुड। आप कह रहे हैं कि ये देखिए टोटल इन्होंने जो वैकेंसी है 300 है, 300 में 80 को इन्होंने वैकेंट रखा है, और मोस्ट ऑल द सीट्स आर फ्रॉम द ओबीसी, एससी एंड एसटी। ठीक है। और 213 जो पोस्ट इन्होंने वैकेंट जो अभी फिलअप किया है उसमें जो है दैट इज फ्रॉम द जनरल कास्ट। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा आपकी एक एक दो दो ओनली 9 प्रोफेसर बिलोंग टू द ओबीसी इनटू द 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। 45 यूनिवर्सिटी में 9 ओबीसी के प्रोफेसर हैं। सीटें वैकेंट है, ऐसा नहीं कि सीटें नहीं है, सीटें हैं। वो कह रहे हैं कि दे आर नॉट, यहाँ पे कहीं लिखा भी है, दे आर नॉट मेरिटोरियस, उनके पास उतना काबिलियत नहीं है। यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं, वेयर इज दिस, नॉट सुटेबल फॉर द दैट पर्टिकुलर पोस्ट। ठीक है। फिर आप साफ साफ कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर भी है। ये मैं ओवरऑल जितने भी यूनिवर्सिटीज में है, ये तो अभी रिपोर्ट जो आया ये आईआईटी भुवनेश्वर का केस है, लेकिन मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में यही हाल है। आप जेएनयू का बात कर ले, आप बीएचयू का बात कर ले, आप डीडीयू का बात कर ले, जो
हाँ, तो आप दोनों बात कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं काबिल युवा नहीं मिल रहे, आप फिर कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर भी है, तो क्रीमी लेयर नहीं हो सकता है ना अगर काबिल युवा नहीं है तो। इसी बात का तो लड़ाई चल रहा है। तो ये लिख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल देना है जब कभी भी ये केस से रिलेटेड है कि क्लासिफिकेशन हो कि नहीं हो, तो IIT भुवनेश्वर का ये एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि दे हैव द 95 सीट्स वैकेंट है, खाली है। और यहाँ पे क्यों खाली है? क्योंकि दे लैक द सुटेबल कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, तो फिर सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर है? ये भी डिबेट इस बात पे चल रहा है। Last news that we are going to cover, this is the stick to fiscal deficit. What is mean by the fiscal deficit? As the norm for the fiscal prudence. दो चीजें हम बात कर रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट एंड द फिजिकल प्रूडेंस. व्हाट इज दिस? Fiscal means what is your income and what is your expenditure. The difference between this is the known as the fiscal. समझ में आ रहा है? व्हाट इज द फिजिकल? यहाँ पे फिजिकल, व्हाट इज दिस? फिजिकल डिफिसिट का मतलब आपका आमदनी कितना है, इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है. एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो आप डेफिसिट में जाएंगे, अगर आपका इनकम ज्यादा है तो सरप्लस में जाएंगे. नॉर्मल केस जो वो कंट्रीज का होता है या किसी भी गवर्नमेंट का होता है, हमेशा डेफिसिट में रहते हैं. सरप्लस में होना वैसे भी सही नहीं माना जाता है, क्योंकि डेफिसिट का मतलब ये होता है जब कंट्री डेफिसिट में रहती है तो इसका मतलब पैसा लेके वो लगा रही है कैपिटल में ताकि इनकम बढ़े. जैसे होता है ना कि मैं बारो कर रहा हूँ, लेकिन मैं बारो करके कोई मशीन खरीद रहा हूँ, तो वो बारोइंग का जो इंटरेस्ट है मैं 2 रुपए दे रहा हूँ, लेकिन मैं जिस मशीन से कमा रहा हूँ वो 8 रुपए कमा रहा हूँ, तो 6 रुपए का फायदा है. तो ओवरऑल लेकिन ये डिफिसिट इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए कि आपका जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा हो जा रहा है और आपका जो इनकम है कम हो जा रहा है. जैसे मैंने बारो किया, अब बारो करके मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ 15 रुपए और इनकम आ रहा है 6 रुपए, तो नहीं अच्छा है ना, सस्टेनेबल नहीं है. एक ना एक दिन मुझे अपनी जमीन बेचने पड़ेंगे, अपना सब कुछ बेच के ही तो दूंगा. दैट इज द मेन थिंग. तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो लिमिट है वो हम जनरली मानते हैं कि 3% के आसपास डेफिसिट रहे, 3 से 4% तो सही है. गवर्नमेंट हमेशा यही लाने की कोशिश कर रही है. अभी देखिएगा ये डेफिसिट बहुत ज्यादा था, 5 से ज्यादा था, अब कम कर करके हम इसको 2025-26 तक 4.5 तक लेने की कोशिश कर रहे हैं. 4.5% ऑफ द जीडीपी से परसेंटेज कर रहे हैं ना, कितना डेफिसिट है, कम कितना है. तो जो डेफिसिट है वो कहाँ से लाएंगे? उधार मांग के लाएंगे, बारोइंग. जैसे मैं अगर कोई इंस्टीट्यूट ही चला रहा हूँ और मेरा इनकम है 1 लाख और यहाँ पे एक्सपेंडिचर 1,10,000 है, तो 10,000 क्या है? सरप्लस है, मैं किसी से मांग के ही दूंगा. तो दैट इज द मेन थिंग कि यहाँ पे जो डिफिसिट यहाँ पे वो जीडीपी से काउंट हो रहा है, और ये जीडीपी का जो है 5% से ज्यादा था अभी गवर्नमेंट का, 5.5% था. माना जाता है अच्छा 3 से 4% के बीच में होना चाहिए, और उसके लिए हमारे पास एक्ट भी है. पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में पास हुआ था, 2018 में उसको अमेंड किया है. ठीक है, प्लीज राइट डाउन फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. ये हमें क्या करता है कि जो गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट है उसका ये टारगेट तय करते हैं कि आपको यहां तक ही रखना है. ये इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हमेशा वायलेट कर रही है. जो इन्होंने टारगेट रखा है 3% के आसपास, ये 3% के आसपास कभी नहीं रहते. स्टेट गवर्नमेंट का भी यही हाल है. स्टेट गवर्नमेंट का भी 3% के आसपास इनका टारगेट है, लेकिन दे आर ऑलवेज वायलेटिंग. ठीक है ना. दूसरा इन्होंने दिया है कि ओवरऑल बोरोइंग जो गवर्नमेंट का है एंड इट्स रेशियो विद द जीडीपी, डेट टू द जीडीपी रेशियो, वो काफी एक्सीडिंग है. अब इन्होंने आगे कंपेयर भी किया है. अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग भी देखें. सेंट्रल गवर्नमेंट का मानिए 4.5% है जो गवर्नमेंट पाना चाहती है. गवर्नमेंट 4.5% फिजिकल डिफिसिट आना चाहती है, इससे ज्यादा है. और स्टेट गवर्नमेंट का अलग कमाई है, उनका 3% का टारगेट है. दोनों को ऐड करेंगे तो 7.5% है. ठीक है, लॉन्ग टर्म में सही नहीं है, लॉन्ग टर्म में इसको ग्रेजुअली कम करना है. प्लानिंग से रिलेटेड नहीं है, ये है डेफिसिट. जैसे हम बजट बनाते हैं, बजट में गवर्नमेंट ये बताती है कि हाँ घाटा है, डेफिसिट का मतलब घाटा ही है. ठीक है, जो आपका इनकम है
इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। गवर्नमेंट के केस में क्या है, टैक्सेशन, टैक्स से और जो डिफरेंट ये पेनाल्टी फीस लगाते हैं उससे इनका जो इनकम हो रहा है वो कम है, और वो जो बजट में रोड बनाने के लिए, डिफेंस के लिए, सब्सिडी के लिए जो पैसे दे रहे हैं वो ज़्यादा है। तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है, तो कहीं ना कहीं एक लिमिट तक अगर इनकम कम हो और आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, और वो एक्सपेंडिचर अगर आप मशीन खरीद के कैपिटल एरिया में करा रहे हैं, कैपिटल एरिया का मतलब बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ अच्छा है, लेकिन वो अगर आप डेफिसिट का सैलरी देने में कर रहे हैं कि डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल्स में, टीचर्स का, स्कूल्स में, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका, फिर आप डिफरेंट लोगों का केवल सैलरी ही दे रहे हैं, आर्मी पर्सन का सैलरी दे रहे हैं, आप सब्सिडी बांट रहे हैं फ्री में, राइस, वीट, तो इसमें क्या है, घाटा है ना, आप केवल बांट रहे हैं। लेकिन वही है अगर गवर्नमेंट रोड बना दे, रेलवे बना दे, तो रेल से लोग जाएंगे, तो रेलवे से जाएंगे तो लोग अपना किराया देंगे तो बढ़ेगा। तो ये अच्छी बात है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में करें, कहीं एयरपोर्ट बनवा दे रहे, तो एयरपोर्ट में कभी ना कभी कमाई होगी ना फ्यूचर में, तो दैट इज गुड थिंग। बट द जो गवर्नमेंट का मैक्सिमम एक्सपेंडिचर जो चल रहा है डेफिसिट से, दैट इज इनटू द रिवेन्यू एरिया। रिवेन्यू एरिया का मतलब दो है, रिवेन्यू एंड कैपिटल। रिवेन्यू का मतलब सैलरी देना, ये सब चीजों में वो कर रहे हैं, सब्सिडी देना, इन सब चीजों में वो कर रहे हैं। और देशों की तुलना में इंडिया का बहुत ज्यादा जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। और देशों का देखिए, जैसे जापान का, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट है, 5.5, 6.6, 8.5% के आसपास है, यही है। इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट हम दे रहे हैं, जो हमने बोरोइंग किया है, उस पर 24% है, मच मोर है, 3 गुना लग रहा है इन लोगों से। तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसे क्या होगा, फ्यूचर में इस क्राइसिस आ जाएगी ना, जैसे मैं केवल बोरोइंग करूं, 10 साल बाद मेरे पास काफी ज्यादा हो जाएगा ना बोरोइंग, क्या करना पड़ेगा, सब कुछ बेचना पड़ेगा, तब आपको देना पड़ेगा, तो फिर मेरी फैमिली कैसे रहेगी। दैट इज द थिंग। देश के साथ भी ऐसा होता है, इनस्टेबिलिटी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं देश में एक तरीके से लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो जाती हैं, चीजें, इन्फ्लेशन हो जाएगा, लोगों की सैलरी टाइम से नहीं मिलेगी, तो केवोस का कंडीशन स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज द थिंग दैट ये डिस्कस किया गया इसमें। क्लियर। कश्मीर, ये तो कंटिन्यूसली डिस्कशन चलता है कि जो हिली एरिया है उस पर आप टूरिज्म एक लेवल के बाद नहीं बढ़ा सकते, डेवलपमेंट नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हिली एरिया जो है वो वल्नरेबल है, वहाँ पे डिजास्टर के कंडीशन होने लगते हैं। तो यही इन्होंने पूरा डिस्कशन किया। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, कंटिन्यूसली हम डिस्कस कर रहे हैं। ये है काउ एज ए कवर फॉर द मर्डर। एक लड़का है, उसका नाम है आदन मिश्रा, अभी फरीदाबाद में उनका 23 अगस्त को मार मार के उनको मार डाला। उनके सस्पेक्ट क्या था कि ये गाय लेके जा रहे हैं बेचने के लिए, ठीक है। बाद में पता चला ऐसा कोई भी बात नहीं था, उनको सिर्फ सस्पेक्ट किया था। और फरीदाबाद हरियाणा वाले एरिया में इस समय ग्रुप बन गए, जो का काम केवल है कि अब बेरोजगारी है, कोई काम नहीं है, तो आपस में ग्रुप बना के यही वो फैला रहे हैं कि गौ रक्षक और ये सब, कि गाय को हम लाके चारा खिलाएंगे, ये सब चीजें कर करके कहीं पॉलिटिकल पावर को लेना है। तो उस सब चीजों से वहां पे काफी एक तरीके से जो कंडीशन है वो एक थोड़ा सा हो गया ना, कि डर का स्थिति फैला हुआ है, लोग नॉर्मल भी चीजें वो नहीं कर पा रहे हैं, वही इसमें डिस्कशन है। ओके, तो इसका कहीं मिसयूज होता है दैट। फिर इन्होंने कहा है कि पॉलिटिक्स बिफोर द पीपल। यहां पे ये है कि झारखंड में, अभी हमने देखा झारखंड न्यूज में था, चंपई सोरेन वहां के चीफ मिनिस्टर थे, उसके पहले हेमंत सोरेन थे, हेमंत सोरेन के खिलाफ केस हुआ था तो उनको ईडी पकड़ के ले गई थी, बीच में चंपई सोरेन बन गए थे, लेकिन जब वापस हेमंत सोरेन आए तो चंपई सोरेन को रिजाइन देना पड़ा। अब किसी को भी चीफ मिनिस्टर बन के हटना पड़ेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो अब बीजेपी ज्वाइन कर लिए। अब वो मुद्दा उठा रहे हैं कि झारखंड में जो मुस्लिम आ रहे हैं बांग्लादेश से, वो वहां के ट्राइबल से शादी कर ले रहे हैं और उनका पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है। तो मुस्लिम्स का अब वो कन्वर्ट करेंगे ना, जैसे ये कह रहे हैं कि मुस्लिम आ रहे हैं फिर ट्राइबल से शादी कर ले रहे हैं, ट्राइबल का तो कोई रिलीजन नहीं होता है, अब जिसे शादी किया उस रिलीजन में कन्वर्ट हो गए, तो ट्राइबल का पॉपुलेशन घटेगा नहीं, वो ये वहीं रह रहे हैं, दे आर लिविंग देयर, ठीक है। तो वही इन्होंने कहा कि अभी जो जैसे उन्होंने संथाल परगना में बात किया कि संथाल परगना है, ये अभी न्यूज में चल रहा है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा जो पढ़ने का है वो संथाल एंड मुंडा, दो ट्राइबल्स हैं, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किया था, रिबेल किया था, वो इंपॉर्टेंट है। उसके कौन कौन से लीडर थे वो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो संथाल है, संथाल एक ट्राइब है, संथाल आर द ट्राइब,
और वो मेनली वहाँ के 6 डिस्ट्रिक्ट में मेनली पाए जाते हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट लाइक दुमका, पाकुर, साहिबगंज, गोड्डा, जमतारा एंड देवघर। देवघर जहाँ पे बाबा धाम जाते हैं, तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे दे आर डोम। बहुत से डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा में भी है, लेकिन मेन जो झारखंड में कंसंट्रेशन है वो 6 डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे एक अच्छा खासा उनका नंबर है। हम्म। वहां पे तो वो है ना, थारुहट है। संथाल एक्चुअली पहले तो, अच्छा, संथाल जैसे झारखंड पहले बिहार का ही पार्ट था, तो इसलिए थोड़ा माइग्रेट करके आए हैं, लेकिन जो उनका कोर एरिया है ना, वो माइग्रेट करके तो मुंबई में भी चले जाते हैं। आप जाइएगा, रिक्शा उक्सा चलाते मिल जाएंगे। उनका जमीन जब हड़प लिया लोगों ने माइनिंग करके, तो वो क्या करें, रिक्शा उक्सा चलाते हुए मिलते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन उनका जो कोर एरिया है ना, जहाँ वो पाए जाते हैं, वो मेनली जो है दैट इज द, हम्म। जो हमारा मेंटेलिटी है, इसलिए हम उनको अपने नजर से देखते हैं। नहीं, काफी है डेवलप। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा, दे आर वेरी मॉडर्न, दे आर डायरेक्टली कॉप। जैसे ट्राइबल जो कम्युनिटी है, कई ट्राइबल कम्युनिटी डायरेक्ट जैसे क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया, और क्रिश्चियनिटी का डायरेक्ट कनेक्शन यूएस से, यूरोप से है। जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट में गया था, नागालैंड में गया था, तो वहाँ पे मैं देखा, जिस होटल में था जहाँ पे एक पूरी उनकी फंक्शन चल रहा था, तो एकदम वो वेस्टर्न क्लोथिंग में था। मतलब एकदम आपको लगेगा कि यूएस का जो कॉपी है वो लोग डायरेक्ट करते हैं। तो उनका आप, हाँ, आप नॉर्थ ईस्टर्न के जितने भी ट्राइबल हैं उनका इंग्लिश देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट का बहुत स्मूथ होता है, बहुत फ्लुएंट होता है, क्योंकि दे डू नॉट कॉपी टू द दिल्ली और द मुंबई। उनका जो कॉपी है डायरेक्ट यूएस एंड यूरोप से है। नॉर्थ ईस्ट का खास कर देखेंगे, वो उनका जहाँ पे क्रिश्चियनिटी जाती है, तो क्रिश्चियनिटी जाती है, अब कॉपी उनको करेंगे, उनका कनेक्शन बन जाता है यूएस एंड यूरोप से। तो उनका जो ट्रांजिशन है दैट इज ए बिट मोर स्मूदर देन अस, जो हम लोग सोचते हैं वो। आप किसी से भी बात कीजिएगा, कभी नॉर्थ ईस्ट में जाने का मौका मिले, और वहाँ के जो शहरों में ट्राइबल्स हैं, उनका लिविंग स्टाइल, आप ऐसे भी वीडियो में देखिएगा नॉर्थ ईस्ट वाले। मणिपुर, आप मिजोरम या नागालैंड के जो ट्राइबल हैं जो शहरों में रह रहे हैं, वो उनका बहुत अलग है लिविंग स्टैंडर्ड, मच बेटर देन अस जो उनका है। हम उनकी क्लोथिंग देखिएगा, दे आर मोस्टली कॉपिंग द वेस्टर्न कल्चर। वो बीच में नहीं रह रहे हैं, हम लोग बीच में रह जाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लीजिए, दे आर मेनली डोमिनेटेड बाय द संथाल। ठीक है, संथाल रिवेलियन हुआ था, दैट वाज इनटू द 1855, जो हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंट ऑफ वो था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके पहले का ये है संथाल। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 57 में हुआ था, 1857 में। ये 1855 में हुआ था, 55-56 में संथाल रिवेलियन था। दिस वाज द जस्ट 1 ईयर बिफोर, ठीक है। और इसके लीडर थे वो सिद्धू, कानू, चांद एंड भैरव। ये 4 नाम लिख लीजिए, दे आर इम्पोर्टेंट। ये मुर्मूर ब्रदर लिखा है, लेकिन ये मुर्मूर वो नहीं है जो द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू आई थिंक मुंडा है, एंड ये मुर्मू एसोसिएटेड है, संथाल है, अलग अलग ये ट्राइबल है। सिद्धू, कानू, चांद एंड भैरव। सिद्धू, कहीं कहीं सीडू केवल लिखा रहता है, एच नहीं लिखा रहता है, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। कान्हू, यही 2 मेन थे, और ये 2 और भी इसमें ऐड होते हैं, चांद एंड भैरव। ये राजमहल हिल्स में पहले थे, राजमहल हिल्स। यहीं पे एक पहाड़िया भी ट्राइब रहती है, वो इनसे भी ज्यादा बैकवर्ड है। संथाल तो खेती होती कर भी लेते थे, पहाड़िया जो ट्राइब है अभी भी वो मेनली जो है कि एनिमल्स हंटिंग पे, गैदरिंग पे वही डिपेंडेंट है। जब ये रिबेल हो गया तो अंग्रेजों को डर लगा, तो उन्होंने संथल परगना बना दिया था। वो 6 डिस्ट्रिक्ट हम लोग जो अभी लिखे, उस एरिया को मिला के संथल परगना, वहां पे टैक्सेशन और बाहरी लोगों का आना जाना थोड़ा कम कर दिया था। कि जो मेन ट्राइबल्स को किससे दिक्कत थी, जो मनी लेंडर थे ना, पैसा लेके उनका जमीन हड़प लेते थे, मुफ्त में काम कराते थे, उनको था
जो संथल परगना बना था दैट वाज, ये ब्रिटिश ने बनाया था ताकि जो रिबेल का इंटेंसिटी है वो कम हो जाए। वैसे वो जीत गए थे, बहुत बुरे तरीके से हराया था, बहुत ज्यादा उनको एट्रोसिटीज किया था, पेड़ में लटका दिया था एकदम, मतलब या तो गोली मार के पेड़ में बांध के मार दिया था। बहुत लोग, बहुत से ट्राइबल को मारा था, लेकिन ट्राइबल भी बहुत वायलेंट थे, उन्होंने भी बहुत फियर्सली अटैक किया था। ठीक है, जो मुंडा रिवेलियन था वो इनके बाद है, 50 साल बाद, 1899 से 1900, और इनके जो मेन लीडर थे वो बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा का तो बहुत फेमस है, उनके नाम पे एयरपोर्ट भी बना दिया। एंड उलगुलन इनको कहा जाता है, द ग्रेट ट्यूमल्ट, मतलब एक नहीं होता कि एक बहुत बड़े लेवल पे विद्रोह, ग्रेट ट्यूमल्ट, ट्राइबल भाषा में इसको उलगुलन कहते हैं, जो उन्होंने रिबेल किया था। बिरसा मुंडा कैप्चर करके गोली मार दिया था। और इसमें ये था कि ये रिबेलियन जितने भी लीडर थे, इन्होंने अपने आप को ये घोषित कर दिया कि भगवान का आत्मा मेरे अंदर आ गया है, अब अंग्रेजों से लड़ने की, तभी तो लोग लड़ेंगे, वरना अंग्रेजों के बंदूक के आगे कौन लड़ेगा कुल्हाड़ी लेके। तो उन्होंने कहा कि मेरे सपने में ठाकुर जी आ रहे हैं, उन्होंने थोड़ा थोड़ा हिंदुआइज हो रहे थे, तो उनके जो भगवान थे ठाकुर जी थे, उन्होंने कहा था ठाकुर जी अब बोले हैं कि गोली वोली अब बिरसा को नहीं लगेगा, और ये बिरसा जिसको चाहेगा उसको भी गोली नहीं लगेगा। लेकिन बाद में तो गोली सबको लगी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट। ये कंटिन्यूअसली हम लोग पढ़ रहे हैं कि अभी जुलाई हाफ के पहले वहां पे पानी की कमी थी, अभी पानी ज्यादा है, तो कौन कौन से जो रिवर हैं वो देख लेंगे। जो मेन जहां पे दिक्कत है, पलेयार रिवर है, ये लिख लीजिए, आज जाके मैप में आप लोग लोकेट कीजिएगा घर पे, होमवर्क है। पलेयार रिवर, ये आंध्रा एंड तेलंगाना के रिवर है। मुन्नेरू रिवर, दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर। ओरिजिन भी एक बार लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मुन्नेरू एंड द अकेरू रिवर, मुन्नेरू एंड अकेरू रिवर, मुन्नेरू रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा, और गोदावरी भी फ्लो करती है, गोदावरी रिवर। घर पे जाके आप लोगों को मैप में थोड़ा सा ट्रेस करना है कि कहाँ से निकल रही है और कहाँ पे जाके ये मिल रही है, और जहाँ पे मिल रही है वहाँ का लेक कौन है। खासकर गोदावरी एंड कृष्णा जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे बड़े बड़े लेक बनते हैं, तो वो दोनों लेक को थोड़ा सा ट्रेस करना है। ठीक है, क्लियर, बस इतना ही इसमें है। ये है कि ट्राइबल एरिया मैक्सिमम, जो हम लोग माने जाते थे कि ट्राइबल पहले काफ़ी ही स्वस्थ रहते हैं, उनका जो होता है मेल न्यूट्रिशन नहीं होता है, लेकिन जब हमने उनके एरिया को कैप्चर कर लिया, माइनिंग करके पल्यूट कर लिया, वहाँ पे अब कुछ नहीं हो रहा है, तो भूखे ही तो रहेंगे। जब पहले तो उनको सब कुछ मिलता था खाने के लिए, मीट, गोश्त, एवरीथिंग, और फ्रूट्स, सब कुछ था। अब आप जाके जंगल काट दिए, उनके एरिया में जाके माइनिंग करके उनका जमीन बंजर कर दिया, फिर जो नदियां थी आपने पल्यूट कर दिया। तो अभी जो केस आ रहा है लास्ट 20 ईयर्स में, वहां पे मैक्सिमम ट्राइबल है, वहां पे मैल न्यूट्रिशन का केस हो रहा है। जैसे इन्होंने क्या है कि पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट जो है केरला में है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में ही साइलेंट वैली काफी फेमस है, माना जाता है कि अभी भी वहां पे एकदम वो वाली फीलिंग आएगी, सुनसान वाला एकदम, जो कीट पतंग नहीं फिल्मों में दिखाता है उस टाइप का आवाज आता है। फिल्मों में आप देखते हैं ना, जंगल के सीन में एक आवाज आता है, वो वाली आवाज साइलेंट वैली में अभी भी सुनने को मिलता है। वो इतना ज्यादा अभी भी प्रिस्टीन है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन वहां पे भी जो ट्राइबल है, 2-3 ट्राइबल का नाम देखे रखा है, इरुला एंड मुडुगा ट्राइब। कहाँ से एसोसिएटेड है? दे आर एसोसिएटेड विद द पल्लक्कड़ डिस्ट्रिक्ट। ओके, पल्लक, ये नाम लिखिए, इल्लूरा एंड मुडुगा, साइलेंट वैली, ये भी लिख लीजिएगा, एंड पल्लक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है ये सब। अब अंदर यही सब डिस्कशन चल रहा है कि ये बता रहे हैं कि जो हमारी वैरायटीज होती थी, जैसे इन्होंने बताया कि मिलेट की इनके पास एंड स्पिनच की वैरायटी 60 तरीके के होते थे। जैसे नहीं होता साग की वैरायटी एंड मिलेट एंड स्पिनेच। अच्छा, ये जो ट्राइबल है इरुला एंड मुडुगा, ये जो, हाँ, ये ट्राइब इस एरिया में रहते हैं, पल्लक्कड़ डिस्ट्रिक्ट। साइलेंट वैली यहीं पे है। अब इनकी जो वैरायटीज है हमने डिस्ट्रॉय करके बहुत कम, अब हम ही सीड दे रहे हैं,
उनके एरिया में इंक्रोच करें, हम बता रहे हैं कि ये वो लगाओ, तो उनका जो वैरायटी है वो कम होने लगेगा ना। तो उसके कारण अब जब वैरायटी कम होगा, आप जितने तरीके का फल फ्रूट्स खाएंगे उतने अधिक न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। चावल में ही अगर आप, एक मोटा चावल होता है, एक ब्राउन कलर का चावल होता है, अलग अलग खाइए, अलग अलग आपको मिलेंगे। अब डेली 365 दिन एक ही चावल खाइए तो आपको एक ही न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं वो सही नहीं रहेगा। So this is all about from the today's news. Here I will conclude my session. Thank you for joining the session. 10 मिनट बाद से we will start the polity classes.